माननीय मंत्री जी। माननीय, मैं इस सदन के समक्ष लोडेट कर दिया 1 घंटे पहले। हाँ, जल अधिनियम 1 घंटे नहीं 2 घंटे पहले जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है, लोडेट अभी देखो आप। सदन में पारित करने के लिए जब स्पीकर बोलता है तो स्पीकर बोलता है। सदन में विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत करता है। विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत, वही है, उसका अर्थ यही है। मैं कुछ कह सकता हूँ? कह दो, थोड़ा बोलो हल्का। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, उससे न सिर्फ उद्योगों को गति बता दो ना मिलेगी, एक बार, अपितु ये बदलाव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होंगे। ये इंटेलिजेंट मेंबर है ना गोगोई, इसने देख लिया तो आज समझ सबने देख लिया। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, संचालन, आवश्यक अनुमतियां, उल्लंघन पर कार्रवाई आदि की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए इन बदलावों को किया जा रहा है। इसके साथ ही सामान्य गलतियों के लिए उद्यमों को जो कारावास की सजा दी जाती है, उसको पूरी तरीके से हटाने का प्रस्ताव इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापार की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में से ही एक कड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत के प्रावधानों में धारा 41 से लेकर धारा 45A तक, धारा 47 और धारा 48 में विभिन्न छोटी छोटी चीजों में दंड का प्रावधान किया गया है और उनका वर्णन किया गया है। अब नए संशोधनों में धारा 25 और 26 के प्रावधानों के उल्लंघन, जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना देने की विफलता को छोड़कर सभी प्रावधानों से जो कारावास देने का जो प्रावधान था, उसको समाप्त किया जा रहा है। अभी आज जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम विधेयक है, इसके जो समान विधेयक जो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण विधेयक 1981 है, उसके प्रावधानों को पहले ही जन विश्वास बिल 2023 के अंतर्गत स्वीकृति सदन के द्वारा किया जा चुका है। चूंकि वर्तमान जो जल अधिनियम संशोधन विधेयक है, ये राज्यों के पास भी जल का विषय आता है और जल अधिनियम संविधान जो है, जल संशोधन विधेयक जो है, वो संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। इसलिए उस समय जन विश्वास विधेयक पर इस पर विचार नहीं किया गया था और इसलिए इसको अभी 2 राज्यों के द्वारा इसको समर्थन दिए जाने के बाद इस सदन के समक्ष रखा गया है। मुख्यतः 3 प्रमुख विषय मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद माननीय सदस्यों के जो भी विचार, सुझाव और राय आएंगे उस पर भी मैं अंत में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। पर 3 प्रमुख विषय इस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किए गए हैं। पहला, राज्य के जो बोर्डों में प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति है, उसको सुव्यवस्थित करना। अभी तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के जो अध्यक्षों की नियुक्ति है, उनकी योग्यता, उनके तरीके को एक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए इस संशोधन में धारा 4 के अंतर्गत जो है संशोधन किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत जो संशोधन किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट से सभी राज्यों के अध्यक्षों की निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और उनके लिए एक निश्चित अनिवार्य योग्यता, अनुभव और प्रक्रिया को भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन के द्वारा किया गया है, वह मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस करना और जो अनावश्यक दंड के प्रावधान है, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और इसलिए सेक्शन 25 और 26 को छोड़कर बाकी जितनी भी धाराएं जो अदालतों में अभियोजन लगा करके, प्रक्रिया चला करके जो एक तरीके से सजा देने के प्रावधान थे, उनको हटाने का प्रस्ताव किया गया है और अब उस पर जो जुर्माना है उसको लगाने के लिए एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है।
जुर्माने की विफलता जैसा मामले में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इस जो जुर्माने को जो लगाया गया है, जो फाइन लगाया गया है, उसके लिए एक पर्यावरण कोष को बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो जुर्माना लगाया गया है, अगर वो ठीक नहीं है, तो फिर उसमें अपील का अधिकार भी एनजीटी के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया गया है। एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम को बनाने का प्रयास इस संशोधन के द्वारा किया गया है। तीसरा, ये जो इस समय जब हम किसी भी राज्य में जो उद्योग लगाने जाते हैं, तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में उसके द्वारा तकलीफ दी जाती है और एक तरीके का भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इसके जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार को किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना से पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से कुछ श्रेणियों के उद्योगों को छूट देने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा, जिससे राज्यों को जो अपने जो ग्रीन इंडस्ट्री जो लगाते हैं, उनको कई तरह की प्रशासनिक जकड़नों से बचा जा सकेगा। और इससे कई बार केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद कुछ राज्यों में अलग से जो कंसेंट लेनी पड़ती है, वो जो दोहराव होता था, वो कम होगा और रेगुलेटरी बॉडीज या उनके बोझ भी कम होगा। दूसरा, केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने पर इनकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों पर दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगी। और ये सभी प्रक्रियाओं में एक सिस्टम, सब में एक समान सिस्टम सब जगहों पे लागू होगा। और जो उद्योग ऑल इंडिया लेवल पे चलते हैं, उनमें लंबे समय से जो उनके द्वारा जो मांग की जा रही थी कि उनके राज्य की, एक राज्य में उनको अलग तकलीफ होती है, दूसरे राज्य में अलग तकलीफ होती है, उनके लिए एक समान रूप से मैकेनिज्म करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए और ये देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने इस होने वाले जो संशोधन है, उनके प्रावधानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करा है। मैं चाहूंगा कि सदस्य इसका समर्थन दे और अपने विचार रखते समय अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो अंत में मैं उसको रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मणिकम टेगोर जी। Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the discussion on the Water Prevention and Control Amendment Bill 2024. I stand here to raise my concerns regarding the bill and amend one of the very core environmental acts of this country, which is the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. The intent of this government is to bring this bill is very clear: decriminalize and let go the violators that pollute the water resources of country. This is a bill against the children of our country. This is bill against the culture of India itself, where we worship the environment as God. This bill is against the federal nature of this country itself. Sir, it has not been long since the government passed the Jan Vishwas bill, which contains similar provisions that decriminalized violations of the act of governing air pollution. We know that Delhi, how air pollution is a bigger issue. I doubt that the government is proposing to do in the name of ease of doing business the same thing. I vehemently stand today to warn the union government that the opportunity cost of passing this bill is the access of our future generations of a pollution-free, disease-free life. When the recent laws being introduced and passed by the government, it is evident that the government has no respect for the environment of this country. Therefore, I may take this moment to remind this government of the Subhash Kumar versus State of Bihar case in 1991. The Supreme Court in this case has strongly ruled out that the right to pollution-free water and air is a fundamental right under Article 27. Subsequently, the right of the pollution-free environment was incorporated in the Constitution's right to life, and all the law courts within the Indian Union territory were bound to follow the same. I am surprised that the government has no regard for this verdict.
Sir, I'd like to bring out that this Water and Prevention Control of Pollution Amendment Bill 2024 is just another attempt to align the 1974 Water Act with the current anarchist policies of the government. That is, to disarm the state governments, to bring everything under the central government's control, under the control of Delhi. Now the new bill is aimed at shifting the powers of the state governments to the central government regarding the constitution of the SPCBs. Let me explain that this power, in terms of appointment of the chairmen of SPCBs, terms and conditions of the service of SPCBs, chairman and appointment of adjudicating officers who will be now vested with the central government. The major issue of this shift is that central government, the elected central governments, will be losing its authority over critical decisions that impact the functionality of this bill itself. Further, the bill has been amended Section 27 of the Principal Act to insert provisions that give the union government an ultimate power to issue guidelines regarding matters relating to grants, refusal, or cancellation of consent by the any state board for the establishment of any industry, its operation, processes, and treatment and disposal systems. It is also mentioned in the bill that every state government should act accordingly to orders, guidelines issued by ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ control under the control of Delhi. Now the new bill is aimed at shifting the powers of the state governments to the central government regarding the constitution of the SPCBs. Let me explain that this power, in terms of appointment of the chairmen of SPCBs, terms and conditions of the service of SPCBs, chairman and appointment of adjudicating officers who will be now vested with the central government. The major issue of this shift is that central government, the elected central governments, will be losing its authority over critical decisions that impact the functionality of this bill itself. Further, the bill has been amended Section 27 of the Principal Act to insert provisions that give the union government an ultimate power to issue guidelines regarding matters relating to grants, refusal, or cancellation of consent by the any state board for the establishment of any industry, its operation, processes, and treatment and disposal systems. It is also mentioned in the bill that every state government should act accordingly to orders, guidelines issued by the central government. This is a clear move to overpower the decisions of the state governments. The proposed bill grants the central government the authority to exempt certain industry categories from the obligatory need to obtain consent to the discharging of industrial waste into the water bodies. This highlights concern that the current government, of its own interest, might enable influential industries in polluting water bodies, similar to the perceived empowerment of individuals like the Adani Group, who are accused of exploiting people and resources for personal gain. Further, granting certain industries exemptions for the central government to release industrial waste into water bodies raise growing environmental concerns. With minimal oversight and these exemptions, the unrestricted discharge of industrial waste poses a significant risk of water contamination in lakes, rivers, and groundwater. This would eventually render the water unsafe for the surrounding communities, pose threats to the nearby forest cover, and wildlife dependent on these water bodies. So, one of the major concerns of the bill poses is the omission of the imprisonment of repeated offenders under the Section 24, Section 25, or Section 27, which previously ranged from 2 to 7 years imprisonment. This removal raises concern that the effectiveness of the state level deterrence against the industrial pollution and provides big leeway for repeated offenders. In the earlier draft of the Act, imprisonment of the repeated offenders served as a stringent consequences for violating environmental laws, compelling industries to take compliance seriously. With the current absence of such stringent punishment, there is a risk of diminished accountability, allowing offenders to potentially evade significantly by merely paying substantial fines. I am surprised that the government has decriminalized serious offenders, such as failure to comply with such orders by a state board or courts on emergency measures in a case of
pollution, or steam are well. Also, offences such as failure to intimate of the occurrence of any incidents or any other unforeseen events and damages caused by any work or property belonging to the pollution control boards, which are grave in nature, have been replaced with penalties. It means that those who have money can get away with the consequences. In the name of building a spirit of ease of living and ease of doing business, the government is surrendering the shield against environment pollution. The state of objects and reasons of the bill states that I quote that the cornerstone of the democratic governance lies in the government trusting in its own people and institutions. But the decriminalization of serious offences in the bill suggests otherwise. That is, the government is trusting the country's environment with their business friends. We all know how strong Modi ji's friendship with the crony capitalists exists. The current government often highlights the Namami Gange initiative as one of its initial commitments, with Prime Minister Modi expressing personal duty to serve Ma Ganga by aiming to clean the scared river. Unfortunately, it appears that these efforts have fallen short, and the condition of Ganga remains cause of concern. Despite promises, Ganga stands as one of the world's polluted rivers, with approximately 80% of the pollutants originating from the untreated industrial and household effluents. According to the CPCBC, a mere 37 out of 222 monitoring sites among the Ganga boast water suitable for bathing. Is this how the defective promises made to the citizens of the country work? It is noteworthy that despite consistent expressions of the concern by the Supreme Court and the Delhi High Court and the National Green Tribunal regarding the environmental issues in the national capital region, including the state of Yamuna River, air pollution, and waste management, only one conviction under the Water Prevention and Control Act 1974 took place in 2017. The limited number of convictions suggests that the fear of criminal prosecution is not serving in a sufficient deterrent. Given the highlighted concerns in the draft bill, it appears that intended purpose of the amendment may not be fulfilled. But the need of the offer is to evaluate an existing structure and institutionalize the capabilities of CPCBs rather than diluting the battle against pollution itself. Also, the government should note that merely increasing the center's power with CPCBs is not the right path and will not render effective without addressing the basic problem. That is, without enhancing its institutional capacity and components to exercise these powers. No amendments in the bill will prove effective. Therefore, I end with my speech suggesting that the government focus on addressing the shortcomings in the existing regulatory institutions instead of constantly coming up with the new hollow laws that detail the entire governance structure. Thank you, sir. श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह जल प्रदूषण के संबंध में ये विधेयक लाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो वायु का क्षेत्र हो, पानी हो, हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है। हमने देखा स्वच्छता अभियान के माध्यम से किस प्रकार वायु प्रदूषण कम हुआ है और पूरे स्वच्छता अभियान में एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर हुई है। इंदौर में इसके कारण एयर इंडेक्स क्वालिटी में इंदौर आज नंबर 1 है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर काम किया है, उससे पूरे देश में एयर पॉल्यूशन कम होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, हमारी एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर होती जा रही है। हम देखें कि रेलवे में जिस प्रकार से कोयले का इंजन बंद हुआ है और रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे होने जा रहा है, उससे पोल्यूशन कम हुआ है। अब तो रेलवे सोलर एनर्जी पे आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से आने के बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लागू की, जिसमें देश में सोलर एनर्जी में नई क्रांति आई है। हमारे इंदौर में भी इस अभियान में तेजी आई है। माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी लाए हैं,
उसी क्रम में जिसमें माननीय मोदी सरकार कई अंग्रेजों के जमानों के कानून खत्म किए, समाप्त किए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह उद्योगों की परेशानी किस प्रकार से कम हो, ये सरकार का मूल मंत्र है। माननीय मंत्री जी ने अभी जैसा बताया कि सामान्य गलती पर भी पर्यावरण और मानव को नुकसान नहीं हो, ऐसी गलती को भी उद्योगपतियों को पहले जेल भेजा जाता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था, इंडस्ट्री बंद की जाती थी। लेकिन इस विधेयक में जो प्रावधान लाया गया है, इसमें दंड का प्रावधान लाया गया है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत ही हितकारी है और उद्योग हमेशा ये चाहते थे कि इस प्रकार का प्रावधान लाया जाए। अगर दंड प्रावधान के बाद भी अगर उद्योगों को असहमति है तो अपील के लिए एनजीटी में वो जा सकते हैं। केंद्र सरकार इंडस्ट्री के कुछ श्रेणियों को धारा 25 में छूट भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी भी जारी करेगी और जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के पोल्यूशन बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति की भी गाइडलाइन यहाँ से जारी होगी और राज्य के पोल्यूशन बोर्ड किस प्रकार चले उस प्रकार से भी यहाँ से गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें एक बात और अच्छी की गई है, जो दंड आएगा वो दंड पर्यावरण संरक्षण के उपयोग में ही लाया जाएगा, इसलिए माननीय मंत्री जी को बधाई है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। Honorable members, DM Kadir Anand ji. Thank you, Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak on the Water Prevention and Control Pollution Amendment Bill 2024. Sir, this bill, though it has brought in consistence with the air pollution and water pollution, but the nomenclatures of the bill, the inputs of the bill, when you read on the fine lines, it really is a draconian law. So initially, let me start with, I know that the bill is now to apply for Himachal Pradesh, Rajasthan and the Union Territories. But I know for sure that this bill is going to be amended or expanded to the other states in India also. I'll go by class, sir. So first is about the concern for exemption of the industries. So the bill specifies that the central government, in consultation with the Central Pollution Control Board, may accept certain categories of industrial plants from obtaining consents. Sir, when in any state, whenever they have to start an industry, they will first approach the State Pollution Control Board. The State Pollution Control Board will look at the possibilities and the feasibilities and the water pollution measures, then they will give the consent. Now, they say that the Central Pollution Control Board simply can issue an order. If at all, the government of India proposes to issue a pollution certificate to an industry which is happening in a state or coming into a state, and that causes any malpractices or that causes any pollution discomforts or water pollution, who is answerable? The state is answerable. The public will only walk into the state premises, the state government or the panchayat or whatever with the state authorities, and they will be questioned. But the central government will keep quiet and they will not interfere into kind of things. So this is a draconian law that says that the central government can issue any kind of a consent to any officers, any industries without the concern of the State Pollution Control Board. This is a very, very bad move by this in this act. Secondly, sir, the bill also adds the government may issue guidelines for the grant of refusal and cancellation of the consent granted by the State Pollution Control Board. If at all a State Pollution Control Board has already given a consent to an industry, that consent can also be cancelled by the Central Pollution Control Board. What is this, sir? Sir, where are we going up? So entire India is the entire government, the government of the central government is now only acting to crush the state autonomy. So any pollution control concerns given by the state after acting upon all the rules and regulations can be cancelled by the Central Pollution Control Board. This is a draconian law. And the third one, the chairman of the board. Sir, the State Pollution Control Board is an autonomous body that is happening or that is existing by the state authorities. Now the Central Pollution Control Board will come to the state and say that this is how you have to attempt and appoint a chairman of the board. What is this, sir? So the governor will come. He will say who is going to be the vice chancellor or chancellor of a university.
then the next person from the central government will come. He will say that this is how you have to be. And now, even for the pollution control board chairman also, the central government is going to come and they are going to tell that this is how you have to appoint the chairman of the state pollution control board. So this is another draconian law. They are taking away all the rights of the states. And another point is that the the state pollution control board will issue directions immediately restraining to activity which is leading to the discharge of polluting materials in the water body. Now, whenever there is a mishap in the state pollution control board will impose fine or penalty or even imprisonment, depending on the crime situation, depending on the happenings, whichever the incident. Now, the Central Pollution Control Board walks into because of the act, they walk into the state saying that no, hereafter you will not impose any kind of an imprisonment. You will not do anything. All you can do is only impose a fine of rupees 10,000 rupees or to 15 lakh rupees. So they are now taking away the punishment category also. And the next point is the penalty of the offences. Under the old act, an offence which is a punishment not explicitly specified by the punishable with an imprisonment term up to 3 months or a fine up to 10,000 rupees or both. Sir, whenever there is whenever something happens in the state that is against the state pollution control board, they will impose a fine of 10,000 rupees or both or whatever it is. Now again, the Central Pollution Control Board is walking into the shoes of the State Pollution Control Board and they are saying that no. We will only prescribe what is going to be the provision. You cannot arrest anyone, even if there is a great calamity or whatever has happened. Another thing, sir, this bill allows the central government to appoint adjudication officer to determine the penalty of the act. Okay, they are going to appoint adjudication officers to examine what has happened. The officers must be at the level of a joint secretary to the central government or the secretary to the state or the government, whatever is the role of the state government in appointment of the adjudication officer. The union government big brother attitude is unwarranted. They step in again and saying that who is going to be the adjudication officer. So now tell me, sir, I am asking this August House, a state is having an autonomous activity. The state is autonomous, which is taking care of their own business. But the central is walking into each and every parameter, each and every instances of a state. They are infringing into the autonomy. The entire constitution, which is happening, is now demoralized. Sir, the cognizance of the offences. This is very interesting part of this act. Sir, whenever any fault or whenever malpractice is happening in occurrence in the State Pollution Control Board, earlier the officers who were all connected with the crime will be punished. Now, the new act, which is telling this August House, they are saying that now the Central Pollution Control Board is telling the state or this August House stating that if at all there is a crime, if at all there is a fault, it has happened in that pollution control board in granting license or whatever it is, the action will be taken only on the chairman of the board, where 1 month of his basic salary will be given. End of the crime. So there is no punishment. Even 10 officers who have jointly done the crime also, still the punishment is going to be the basic salary. Now, I'm only asking this August House, sir. Sir, each and every state, running a state is difficult. Each and every state, they are going here and there to bring in investments, bring in funds and all the things. But the central is infringing into all the things. Sir, they introduced GST, took away all our money. They introduced NEET, took away all our autonomy in giving medical seats. Dam safety bill, national education policy, citizenship amendment bill, 3 farm bill, multi-cooperative society bill, criminal procedure identification, electricity amendment, Delhi municipality bill, Indian medicine bill, national medical commission bill, authority bill, major port authority bill, motor vehicle bill also. So they are taking away all the rights of the state. Sir, I'll tell you, I'm going to conclude very shortly, sir. Please. Sir, our chief minister from Tamil Nadu, he's traveling here and there
to invite investors to state. I'm talking generally for other states also. Each and every chief minister of a state, the state cabinet runs here and there to invite people to come and invest, to start up industries. But if this kind of a bigger brother attitude is there, where they said you can do this, you cannot do this without the state autonomy, then how will the investors walk into the states? It is not possible. Therefore, I want to this August House to recall this bill and make amendment such a way that the state authority is not questioned. Sir, I will just only one word I want to complete. In Tamil, they used to say, my chief minister always says, மக்களுக்கு எல்லா நன்மைகளும் செய்வது மாநில அரசுகள் தான். மாநில அரசிடம் இருந்துதான் அன்றாட தேவைகளையும் மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கு இந்த மத்திய அரசு முட்டுக்கட்டை போடுகிறது. One final word, sir. If this kind of a big brother attitude is going to continue, then you will lose all the states. Today you may a big brother, you are very powerful, but tomorrow you may need to sit here, we will sit there, you will again face the same opinion. Sir, I will finally conclude with 4 lines in Tamil. எய்பவர்களுக்கே காலம் என்று எண்ணி விடாதே, போய் எத்தனை நாள் கை கொடுக்கும் மறந்து விடாதே, ஒரு நாள் இந்த நிலைமை மாறுதல் உண்டு, அந்த மாறுதலை செய்வதற்கு தேர்தல் உண்டு. நன்றி, வணக்கம். Honorable member, please sit down. Thank you, sir. Okay. Honorable member, Sri N.K. Premendra. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this chance to speak in out of priority on my request. Sir, I strongly and vehemently oppose this bill. This is a draconian legislation as far as the environmental protection is concerned. So I fully support my learned brother. Just now we have spoke about it. And it is being introduced in the House and it is being taken for discussion in a very light manner. Sir, I have gone through the debates of the Rajya Sabha also. Unfortunately, it is missing. See, I would like to know from the Honorable Minister regarding this, what is the intent of the bill? In the name of ease of doing business and in the name of ease of living, you are taking away the entire federal principles of the country, the constitution, and also the environmental protection, ecological protection laws are being violated. And that is the reason by which I strongly oppose. This is a very simple way. It is being introduced and its impact and its consequences will be very high and so the ramifications will be very high. Sir, if you go through the history, why this law is enacted, if you go through the history, it is very clear that the United Nations Conference on the Human Environment held in June 1972. And on the basis of that convention, that conference, 3 acts were enacted. The Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974, the Air Pollution Control Act 1981, and the Environment Protection Act of 1986. Sir, these are the landmark legislation the Parliament has made subsequent to independence and subsequent to this international conference. And also how this bill is coming to the House on the basis of the resolutions passed by 2 legislative assemblies, Rajasthan and the Himachal Pradesh. They have passed the resolutions. I would like to know from the Honorable Minister when these resolutions are passed. Normally, this will come in the statement of objection reasons. And why this bill, when the resolutions were passed by the Himachal Pradesh and the Rajasthan State Assembly, I would like to know, because politically I would like to know, because it is not in the file, not in the record, not in the statement of objection reasons also. And they are relinquishing their rights. They are relinquished their right to have, they are relinquished their powers to control, to have the water control and prevention of water pollution. Sir, in 2 cases I am opposing it is because number 1 is, the first one is the principles of federalism is violated, number 1. And number 2, the environmental protections laws are being violated. Sir, now the whole world is sensitive to the ecological and environmental protection. Strong demand is coming from the public to have stringent environment laws so as to protect the nature and to meet the requirements in future. And we are all, and all the Honorable Ministry is also very vocal
vehemently supporting the environmental, ecological protection, and he has attended the UNCCC conference also. After that also, we have an online 3 discussion in which also he was very strong advocate for the environmental protection. We have never expected such a law from the Honorable Minister like Bhupendra Yadav ji. Sir, the global warming and the climate change is the hot topic for discussion in the international forums. UN conference on climate changes, all nations, including One side is India, took criticism, pledge to other mitigate side the carbon giving emission. good certificate. By 2070, we have Compliment. decided to have the zero carbon emission, for which we are planning our programs to achieve the target. And even the Honorable Prime Minister have made a very, very specific statement in the UNCC conference, in which also we are committed to have zero emission, carbon emission by 2070, and the programs are being planned. Sir, carbon emission can be abated by mitigating the pollution, both water pollution as well as air pollution. Water pollution as well as air pollution, both are having its own impact on the carbon emission, no doubt about it. But it is surprising to note that the government is coming with a legislation to dilute the law relating to the prevention and control of water pollution, just to satisfy the interest of the industry in the name of ease of doing business. Yes. See, the entire legislation, if you go through, during the time of NTA government, during the last 10 years, almost all the legislations are in the name of ease of doing business. So the Environment Protection Act of 1986, Forest Conservation Act, Wildlife Protection Act, the Water Act, I've already said that these are all the landmark legislation in independent India. We are able to protect the existing forest coverage only because of the stringent provisions of the Forest Conservation Act. Similarly, the Environment Protection Act, the Wildlife Protection Act. Sir, please give me little bit time. Suppose if you think that if there was no Forest Conservation Act, if there was no environment protection, what would be the status of the Indian forest now? Wildlife protection, just stringent and strict provisions are there. That is the only reason why the forest coverage area is protected to an extent, and also the wildlife protection is still there. Otherwise, the situation would have been different. So, but here in this bill, you are decriminalizing the offenses coming under the Water Act. So the dilution of this act is in the name of ease of doing business and ease of living also. So if we critically examine the 10 years of BJP government in office, the ease of doing business is done at the cost of environment and at the cost of the labor. It is quite incidental. Both ministries are being held by the Honorable Minister. All these ease of doing business, all are at the cost of the labor and at the cost of the environmental loss. Sir, if you examine here also the same thing is happening. So I would like to know from the Honorable Minister whether you are interested in protecting the labor or capital, or the environment, or the business community, or the industry community. Because why this legislation is coming for, only one answer is to safeguard the industry. That means of doing the ease of doing business. Sir, coming to the bill provision by provision. Sir, by virtue of the various provisions in the amendment bill, all penal provisions have been freed from imprisonment and will be replaced by penalty, except section 25 and section 26. That means total decriminalization of the penal provisions of the existing bill. Sir, what is the need of imprisonment? You are well aware, as a learned lawyer also, you are well aware, because it is a deterrent punishment. The deterrent punishment, because imprisonment is a strong, stringent punishment, so that the persons or we will be deterred from doing a crime against the ecology, environment, and against the humanity. That is the reason by which the imprisonment is taken away, except in the case of section 25 and section 26. So, two, the central government shall be empowered to exempt certain categories of industries from the requirement of prior consent before establishment of an industrial unit. Absolute discretion with the central government. That is why my learned friend is just saying about that the decriminalization or not requirement of getting prior permission before starting an industry. Permission has to be obtained from the State Pollution Control Board. That is not required. The central government, sorry, 1 second. The central government is empowered to exempt the requirement of getting prior permission so as to start an industry in my district. Kollam means, what does it mean, sir? This is a centralization of power. Sir, if in our district, you are also belong to my district. In my district, if an industry has to be started,
And if that industry can be exempted from getting the prior permission from the concerned authority, that can be decided from Delhi. What does it mean, sir? So what is the intent of the bill? Let the honorable minister explain. What is the intent of the bill? To whom you are to protect? Which industry you have to protect? So that is why I'm saying, using the word, it is draconian. Sir, 1 second. And 3, for the grant of refusal or cancellation or consent by the state board to establish or operate any industrial unit, central government is authorized to issue the guidelines. That is also which has already been explained. And also an order of adjudicating officers. So adjudicating officers are being appointed by the central government. Adjudicating officer is a rank which is just below the rank of a joint secretary. And such an officer is being appointed by the central government. And the number of adjudicating officers, there is no limit. The bill is also very vague. It can be interpreted in any way. How many adjudicating officers? And kindly see, an appeal from the adjudicating officer will lie to the National Green Tribunal. National Green, see, an ordinary common person, whether he can approach the National Green Tribunal, how much Please cost conclude. and expense? Sir, I will be concluding. So, how much expense? These are all the issues, and so I am concluding, sir. So, the waterborne diseases in India is increasing day by day. Sir, not less than 4 crore Indians are suffering from the disease, leading to nearly 4 lakh fatalities every year. Water pollution is the main reason for this. So, this is the right time to which we have to protect the environment. We have to make the environment laws more strict and stringent so as to protect the environment and ecology, and also the pure water. That, sir, the right to safe water is a fundamental right. The right to life envisaged in Article 21 of the Constitution. But at that time, when the time is requiring for having stringent legislation for the environmental protection and prevent the water pollution, now the government and this parliament is passing a law just to dilute the environmental law, water pollution law, and to decriminalize it, thereby the industries being satisfied. Therefore, I strongly oppose, and I urge upon the government and the minister, kindly send this bill to the parliamentary standing committee to have a close scrutiny of the bill. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Honorable Member Srimati Geeta Vishwanath. Sir, sir, I After. convey my thanks to my leader, Sri Midhun Reddy garu, for giving me this opportunity. Sir, Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. Sir, I support. It is very important bill because all people, not only people, farmers and animals also facing due to water contamination. Sir, honorable members discussed many issues. I would like to make some suggestions, sir. Sir, first of all, regarding first and foremost, we must establish strict enforcement mechanism to hold industries accountable for their actions. Sir, it is essential to implement stringent penalties for those found violating environmental standards, including fines, suspension of operations, and even criminal charges for repeat offenders. Furthermore, we must empower regulatory bodies with the necessary resources and authority of monitor and enforcement compliance effectively. Sir, moreover, promoting pollution prevention technologies is a paramount in our efforts to minimize the discharge of pollutions into water bodies. By encouraging industries to adopt environmentally friendly practices and technologies, we can significantly reduce the impact of pollution on our water resources. This could be achieved through incentives such as a tax breaks and subsidies for companies investing for sustainable practices. Sir, we must prioritize the protection of our citizens from contaminated water, utilizing penalties collected under this bill to fund initiatives aimed to dispolluting water bodies and addressing water-borne diseases is essential. Allocating funds on the Environmental Protection Fund for this purpose will ensure the resources are allocated effectively to tackle the critical issues, sir. Sir, integrating with existing environmental program is crucial for maximizing our impact and
leveraging available resources. By aligning the initiatives like the National Clean Air Program and CAP, we can effectively coordinate our efforts and ensure a unified approach towards environmental protection. Collaboration between different government departments, agencies, and stakeholders is key to success of our endeavors. Sir, lastly, establishing robust monitoring and reporting requirements is essential for tackling progress and promoting transparency. Sir, mandating regulator monitoring and reporting of water quality parameters will enable us to measure to effectiveness of our pollution reducing efforts. Furthermore, establishing mechanism for public access to water quality data and information will foster accountability and trust among the public. Thank you so much, sir. Thank you. Honorable Member Srimati Pratibha Mandal. Sir, on behalf of my party, All India Trinamool Congress, I strongly oppose this draconian bill, the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. Sir, the country has seen the quality of its water bodies drastically decline due to unfettered urbanization and industrialization and the resulting discharge of waste and toxic pollutants over the past decades. Many articles and research papers published over many years showing innumerable water bodies across India toxic and simply poisonous. So Ganga, Jamuna, Godavari, Ghagar, Gomati, these are the 5 most polluted rivers in India. So under Ganga Rejuvenation Program, despite spending over rupees 32,000 crores since 2014, the latest revelation by the Jal Shakti Ministry holds that 71% of the monitoring stations in Ganga have reported very high levels of fecal coliform early this year. The National Green Tribunal found that untreated wastewater sewage continues to be discharged in the holy river Ganga unabated. So back in 2018, the Composite Water Management Index released by the then Minister for Water Resources, Mr. Nitin Gadkari ji. He stated that India is suffering from, quote, the worst water crisis, unquote, in its history, with about 60 crore people facing high to extreme water stress and about 2 lakh people dying every year due to inadequate access to safe water, and the situation has only gotten worse over the years. Sir, in 1988, some amendments were made to bring in stringent penalties like an increase in fines and imprisonment under Section 41 of the Water Act. But the amendment's proposal to reduce the burden of compliance decriminalize environmental violations by removing imprisonment as a penalty or punishment. The rationale being, quote, to weed out the fear of imprisonment for simple infractions. So my question to the Honorable Minister is, what constitutes a simple infraction? The bill says simple infringement is when injury to human is not caused. But how do you determine injury and over what period of time? There have been cases of children being born with disabilities due to their proximity to polluted water bodies, as well as increasing cases of cancer, which manifest after months and years of a water body being polluted. This is a question of national public health, and the lives of Indians are at risk. So please help me to understand, Honorable Minister, how do you determine a simple infraction and over what period of time when it comes to polluting such a valuable resources as water, without which life itself is impossible? My second question to the Honorable Minister is, will the proposed increase in fines increase the cost of non-compliance over the cost of compliance?
The upper limit for the penalty specified in the amendments is not enough to deter polluters with enormous resources from polluting. My request to the Honorable Minister, it should be less than 10 lakhs, which may extend to 50 lakhs. It is also unclear how the penalties will be calculated, as the revisions have not established any formula or guidelines or guidance. While higher penalties are definitely required, penalties alone will not be sufficient, and these amendments, if passed, will bring about a situation where polluters will continue to pollute and simply pay the fines instead of investing in proper waste management and waste treatment facilities. And that is why it is important that imprisonment must be a possibility, at least extreme cases where damages done to any water body are irreversible, and there are clear cases of people in the surrounding areas developing serious illnesses due to consumption of water from that water body. So the amendment also proposed creating a water pollution remediation fund from the penalties collected from the violators. While a part of the funds can be used for the purpose of compensation of affected parties. Sir, how do you determine affected parties in a case irreversible damages are done to a water body, rendering it unfit for consumption? Speaking very nicely. Well, So because once polluted irreversibly, the toxic substances filter into groundwater as well as the soil, penetrating all connected ecosystems. So affected parties cannot just be people who suffer the consequences immediately, but also future generation who will be impacted in the decades to follow. Sir, therefore, we need laws and amendments that will oblige companies to mandatorily treat their waste, and if they don't, they shall not only pay fines but also go to prison in extreme cases. Please conclude. Sir, when it comes to funds from penalties collected, they shall be dedicated to not only compensate all affected parties adequately, but also towards building new infrastructure and technology that can restore the quality of water in our lakes, rivers, as well as groundwater. Yes. Sir, I would like to conclude by reminding this government that uncontrolled growth is never a good thing. Yes. In the human body, for example, uncontrolled growth is synonymous of cancer. Yes. And in the same way, the pursuit of unchecked industrialization and economic growth, whatever price to pay, is cancerous for the future of our country. The present government is concerned only with short-term gains, and passing amendment like this will only make it easier for industries to pollute our precious water bodies, endanger more and more species of flora and fauna, and risk the health of crores of Indians. Thank you. We are sitting on a public health time bomb, and the current government is leading us into a very dark and worrisome future by multiplying and adding to the already existing problems instead of solving them. And what our fellow opposite members said regarding the power to issue guidelines, I can only say that the intention of the government is to centralize the power by snatching the power from the state government, Yes. which is not a good sign for the democracy. So, Thank you. sir, I once again must say that Shringa we, Parani. the Trinamool Congress, is strongly opposing this draconian bill. Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन वाला विधेयक 2024 में मेरी पार्टी शिवसेना के तरफ से मैं समर्थन में खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, आज भूजल और अगर नदियां, नाया, कुएं, समुद्र तक का प्रदूषण अगर देखा जाए जल का, तो ये पूरी गंभीरता से ये समस्या है।
ये समस्या केवल एक राज्य की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। माननीय सभापति महोदय, भारत में व्यापक रूप से फैला हुआ जल प्रदूषण एक कठिन चुनौती है। देश में 1,55,813 बस्तियां, गांव में पानी की गुणवत्ता खराब है, जिससे आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। लेटेस्ट अध्ययन के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण 2019 में 2.3 मिलियन से अधिक लोग की असामयिक मृत्यु हुई है। आज नगरों और महानगरों का जोखिम विकास हो रहा है। कोई भी आवासीय परियोजना या औद्योगिक परियोजना सीवरेज उपचार संयंत्र के बिना पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नदी और जलाशयों में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि देश में लगभग 70% सीवरेज उपचार संयंत्र एसटीपी निष्क्रिय। माननीय सभापति महोदय, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सीवरेज उपचार संयंत्रों का निरीक्षण नहीं किया जाता है। कई बार कई महानगरों इसके ऊपर रोक या थाम लगाती है या नियंत्रण करती है, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं उस पर ज्यादा कर ध्यान नहीं देती। माननीय सभापति महोदय, इसमें हाउसिंग सोसाइटी, उद्योग, होटल, सरकारी कॉलोनियां, ये कई सारी ऐसी बड़ी बस्तियां होती है, उसमें ज्यादा कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना एक महंगा मामला है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसका लगभग लागत कई ज्यादा होने के कारण इसमें बिजली की आपूर्ति, जनरेटर सेट स्थापन करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, इसमें प्रावधान होता है, लेकिन कई सारे जितने सोसाइटी इमारतें ये काम नहीं करती। इसका रखरखाव के लिए भी ज्यादा लागत लगती है। माननीय सभापति महोदय, भारत में 11,000 से अधिक एसटीपी चालू है, लेकिन उसमें अधिकतम सीवरेज उपचार करने वाली क्षमता पूरी तरह से नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 और 2021 के लिए 1920 स्थानों पर 603 नदियों के जल गुणवत्ता का डेटा विश्लेषण के आधार पर सीबी ने वर्ष 2022 में जैविक प्रदूषण के संकेत यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर देश में 30 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की थी। ये खंडों पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए की आवश्यकता है। आशा है कि संशोधन के लिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि खेतों में पानी छोड़ना, छोटे और नियंत्रित उद्योगों से आने वाले पानी को सीधा नदी या नाले में छोड़ना। आज के समय में ये हालत गंभीर है। देश में कोई भी ऐसा जल स्रोत नहीं है जो प्रदूषित नहीं है, और हकीकत में ये है कि देश के 80% से ज्यादा जल स्रोत बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। इसमें भी ये वो जल स्रोत ज्यादा प्रदूषित है जिसके आसपास बड़ी संख्या में आबादी है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पानी की क्वालिटी में गिरावट है। इसके सेवन से कई तरह से बीमारियां होती है। देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के स्तर का बड़ा कारण जल प्रदूषण है। दूषित पानी की वजह से कॉलेरा, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। भारत में
पेट के विकारों की से पीड़ित 80% मरीज प्रदूषण पानी में से होती है। महोदय, देश में हर साल साफ पानी न मिलने की वजह से 2 लाख लोगों की मौत होती है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में पानी देने की सुविधा है। तो माननीय सभापति महोदय, लेकिन अगर जल शुद्ध नहीं होगा तो हर घर जल कैसे पहुंच सकता है? ये भी बात बड़ी कठिनाई है। केवल जल का प्रदूषण नहीं, जैसे कि ज्यादा बारिश होने से तालाबों में, बड़े नालों में मिट्टी जाती है, उसमें भी प्रदूषण बढ़ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, इस पर ज्यादा कर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देश के लोगों का हेल्थ अगर सुधारना हो तो शुद्ध पानी देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब बिल रखते हुए कहा कि प्रदूषण बोर्ड की नियुक्ति पर माननीय मंत्री जी आपने कहा है, ज्यादातर हर राज्यों में जो ये नियुक्ति होती है ये राजनीतिक तौर पर उसकी नियुक्ति करते। इसमें जो जिसको समझ है, जो उसका जानकार है, उसकी नियुक्ति होनी आवश्यक है और ये मामले तात्काल कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जहाँ नदी, मेरे महाराष्ट्र में तो जितनी नदियां है वो तो पूरी तरह से खराब हुए, केमिकल का पानी ज्यादा करके औद्योगिक क्षेत्र का केमिकल का पानी नदी में जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर की आलंदी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की देव, ये पूरी तरह से दूषित हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा करके इस पर ध्यान दिया तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसी बात पर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Sri Sunil Kumar ji. धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इसे वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम कुछ औद्योगिक गतिविधियों के व्यक्तियों द्वारा पानी की खपत पर उपकर लगाने के लिए 1977 में अधिनियम किया गया था। यह उपकर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जल प्रदूषण के नियंत्रण और हस्तक्षेप के लिए गठित केंद्रीय बोर्ड के संसाधनों और राज्य सरकार के विकास के दृष्टि से एक जगह किया गया था। महोदय, 3 दिसंबर 2019 को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर के चंपापुर गांव से ही जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा तालाब और नदी का निरीक्षण भी किया गया था। यह भी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के बहुत कारगर साबित हुआ। जल बचाना, जल को प्रदूषण से मुक्त करना, जल का नियंत्रण और बंटवारा हर देशवासियों के लिए लक्ष्य होना चाहिए। जल प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और नवीनीकरण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना भी है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन का काम करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। महोदय, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन बिल 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और इसके बदले जुर्माना लगाता है। यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अन्य राज्य अपने यहाँ इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति में छूट। राज्य बोर्ड के अध्यक्ष एक्ट के तहत एसपीसीबी के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा के शर्तों को निर्धारित करेगी। प्रदूषित पदार्थ का बहना एक्ट के तहत एसपीसीबी ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिससे जलाशयों में हानिकारक और प्रदूषणकारी पदार्थ बहता हो। अन्य अपराधों पर दंड एक्ट के तहत ऐसा अपराध जिसके लिए सजा स्पष्ट रूप से
निर्दिष्ट नहीं है 3 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने, ये दोनों दंडनीय है। दंड निर्धारित करने वाले अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर तक होना चाहिए। अपराधों का संज्ञान अगर सीपी सीबी या एसपी सीबी ने कोई शिकायत की है या बोर्ड को नोटिस देकर किसी व्यक्ति ने शिकायत की तो अदालत अपराध को संज्ञान ले सकती है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध एक्ट के तहत सरकारी विभाग द्वारा किए गए अपराधों के लिए उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा, बशर्ते कि वह साबित करे कि इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए सम्यक किया गया था। माननीय, उपरोक्त तथ्यों का महत्व दूरगामी परिणाम और देश के भविष्य को देखते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जल से ही हरियाली है और हरियाली है तो जीवन है। अतः मैं इसी बात के साथ मैं अपने पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Honorable member, Shri Anubhav Mohanty ji. Anubhav Mohanty ji. Jai Jagannath again. Jai Jagannath. Sir, today I am standing here on behalf of my party, the Biju Janata Dal, to speak on the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. Sir, it has come after 50 long years, this amendment, after long 50 years, and I welcome it on behalf of my party. But at the same time, I have few suggestions to be made here through you to the Honorable Minister. सर मैं पहला स्पीकर जरूर हूं, बट मेरी पार्टी में दूसरी स्पीकर भी मेरे बात बोलेंगे, तो मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं. I'll just in brief point out some points and recommendation suggestions you can say. Sir, a recent RTI reply revealed that no penalties have been collected under the Water Act for 2 years, from 2020 to 2022 in Kerala. This correlates with National Crime Reports Bureau data, which shows that no cases have been lodged under the Water Act over the past 2 years in the state. This is really surprising, sir, as this means that no violations of the Water Act have been reported over 2 years. And this raises concern about the state of enforcement and monitoring of the pollution control boards in the country. So the Environment Relief Fund under the Public Liability Insurance Act 1991 has a corpus of rupees 810 crore lying unutilized. Similarly, rupees 410 crore collected as Goa Iron Ore Permanent Fund is also untouched. Surprising, sir. It is clear that what is needed is not new funds, but a mechanism to ensure proper utilization of the collected funds. Hence, crediting of penalties to EPF by this bill, sir, what you have brought as per the amendments, crediting of penalties to EPF is a step in the right direction. However, efforts must be made, sir, to ensure funds are efficiently utilized. A 3-tier model can be used to access the penalty amount, which considers the history of violation, unlawful gains from the act of pollution, and pollution cleanup cost for calculating the penalty. Thus, the proposed penalty has components of environmental compensation and punitive deterrence in addition to statutory penalties, sir, which are prescribed by the law. Sir, by the law, what I have understood is, sir, certain mistakes, certain wrongs are done knowingly and certain unknowingly. Perhaps Honorable Minister wants to convey us, or through this amendment wants to bring a change, that any person who is unknowingly doing any mistake which is not harmful to the humanity or not to the environment may be penalized in an amount, but not be imprisoned as it used to be in the earlier matters, sir, till today. So, but one concern from my side is that, sir, एक बहुत अच्छी कहावत बचपन से हमने सुना था, पढ़ा भी था, और ऑनरेबल मिनिस्टर को तो ज्यादा पता होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. जब जो पेनल्टी लगाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेंगे, जो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन उनका होगा, जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी से नीचे ना हो, सर, वो फैसला करेंगे कि कौन सा जुर्म पेनलाइज कितना किया जाएगा. और अगर उनसे कोई अग्रीव्ड है जिनको पेनलाइज किया गया है, तो वो एनजीटी को अप्रोच करे. बट एट द सेम टाइम, सर, आप जो चाहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, केसेस पेंडिंग ना रहे, पर यहां पर कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है ऐसे केसेस पे जिसमें कोई एक निर्दोष को अगर
दोषी ठहराया जाता है या दंडित किया जाता है, वो किस वक्त फ्रेम के अंदर वो न्याय पाएगा एनजीटी अगर जाता है. So kindly look into this matter also. There has to be a time frame to this. And so while reconsidering penalties is important, another point is that penalties must not become an excuse to pollute. Ki sir, these amendments mean that pollute and pay principle that has effectively become pay and pollute principle. And that is why it is important that imprisonment must be a possibility, at least for extreme and very, very extreme crimes or mistakes. What you say? Sharing of data and coordination between bodies responsible for addressing groundwater pollution, such as state government departments, pollution control boards and agencies, such as CGWA, must be encouraged, sir. Yes. While finishing my speech, sir, I would just like to point out one or two things. Sir, we at the same time, while we are talking on prevention of pollution or checking pollution of water and environment, we must also talk about saving water. इन 75 वर्षों में जो आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने घोषणा किया था अमृत सरोवर का, जो if I am not wrong, as I got to know through the speech of honorable minister in the Rajya Sabha in the other house, that he is very happy that the target has been achieved by the government of India. I would like to know what is the target. It will be very clear if it will be very good if honorable minister give a clarification on this, or data on this. And at the same time, sir, yes, sir, I'm closing, sir. Yes. Sir, we humans, कितने भी ऐसे laws आ जाएं, sir, कितने भी ऐसे amendments क्यों ना आ जाएं, unless and until we are aware and we are not committed to ourselves कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस पर भी चेक करें, कैसे पोल्यूशन को कम करें और कैसे हम पेनलाइज ना हो, कोई गलती हमसे ना हो, इस पर अगर हम भी सोचें, क्योंकि हम वी ऑल आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, elected representatives. So through us and through all of us, on behalf of all of us, I would like to convey a message to the nation in overall that we all also must support the government in such an act. And if such amendments are coming, which is for the betterment of the society and for the environment, then we also must give a collective effort from our end by checking pollution and by checking crime, sir. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Honorable Member Sri Ram Shivamani Verma. He makes an impression. धन्यवाद सभापति महोदय। आज जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन बिल 2024 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जैसा कि विदित है कि यह जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन बिल 2024 5 फरवरी 2024 राज्यसभा में पेश किया गया था और 6 फरवरी 2024 को पास हुआ था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और संघ क्षेत्र में जल प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से बने कानून को और सशक्त बनाकर पूरे देश में बढ़ रहे जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यदि कोई व्यक्ति जल प्रदूषण करता है तो पहले 1.5 वर्ष जेल और फाइन दोनों से सजा दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस बिल का मकसद जेल की सजा को हटाकर उसके स्थान पर आर्थिक दंड 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक लगाने का प्रावधान है। मेरा मानना है कि जल प्रदूषण 2 प्रकार से होता है, एक तो मानवीय और दूसरा प्राकृतिक। मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अलावा जनपद, ये पिछड़े जनपद हैं, जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर तथा अन्य जनपद भी आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ राप्ती नदी का पानी जब उसमें बाढ़ आता है तो इतनी गंभीर समस्या पैदा कर देता है, जैसे कि किसानों की फसलों का नुकसान होना, साथ साथ इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि तमाम जो किसानों के जानवर, जीव जंतु, तमाम ऐसे
और तमाम ऐसे जानवरों की मृत्यु हो जाती है और उससे भी भयंकर प्रदूषण उस नदी के अंदर हो जाता है। ऐसे तमाम पूरे देश में प्रदेश में इस स्थिति को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा, सरकार से चाहूँगा कि इसी भयंकर स्थिति से निपटने के लिए जो मेरा क्षेत्र है, जो पिछड़ा जनपद है, उस नदी राप्ती नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे बांध बना करके और पानी को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो हमें लगता है कि हर साल जो बाढ़ आती है कई हजार घर नदी में समा जाते हैं और किसानों के जानवर भी काफी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं खुद गया था, अभी 2021 में बाढ़ आई थी सभापति महोदय, मैंने देखा था कि गांव के तमाम जानवर नदी में बह गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार की मंशा है मैं उसका समर्थन करता हूं कि ऐसे जो जल प्रदूषण है अगर उसको रोकना है तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी समर्थन करती है। और जिस तरीके से तमाम जो हमारा क्षेत्र भी है वहाँ इतना प्रदूषण है, उस प्रदूषण को रोकने का काम अगर किया जाता है तो जिससे नदी का पानी दोनों किनारों पर जो बांध हमने बात की है वो बांध बनाए जाएं, जिससे फैले हुए ही जल जनित रोगों की वृद्धि ना हो सके। और इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी वाणी पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, honorable member Supriya Sule. Thank you, sir. I choose to speak today on the Water Prevention and Controlling Pollution Amendment Bill 2024. Sir, I'm in a dilemma, and I hope the chair will guide me, and I hope the honorable minister in his reply will make clarity for all of us, because he's a very good and an effective minister. Even if I'm in opposition, I must compliment. Achhe ko acha bolna chahiye. So he is a very competent minister. So Very competent. He very can reply. competent minister, but He can reply. I can expect it little more for him because he is very competent, but the bill he has brought is not making me feel that confident. So I would ask him some questions. I am not taking away from the intent, as I always say that niyat har sarkar ki achhi hoti hai, but it's how you implement it and what are the outcomes. I appreciate the bill, but I feel it's like a toothless tiger because it has really no power, and I'd like to make some comparison in it. See, I would like to take it back to the National Water Academy Central Water Commission, जो पूना में है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही है, sir. Now, this is a very good academy, but the problem in this academy is that it doesn't have enough staff. So how is this government mapping the pollution and the water? Because I think we need to start base में ही जाना चाहिए. आगे सरकार क्या करेगी, industry क्या करेगी, वो सब होएगा. But has the government mapped all the pollution? Normally किसी भी newspaper में आ जाता है, this is red, this is green. So if this Central Water Commission's body, which a lot of times when I visit them, the first complaint is they don't have enough staff. So what is the role and the scope of this entire commission which was built, and what is the outcomes of this commission today related to this bill is my question to the Honorable Minister. And the first impact that comes to me is that cooperative federalism, हमारे पुराने हाउस में I still remember Arun Jaitley ji's entire focus used to be cooperative federalism. He was a great supporter and a champion of cooperative federalism. And every time after Arunji, I must say this government is not as proactive in cooperative federalism as it used to be. Now, this entire bill is actually taking away a lot of powers from the state. That is very, very alarming to me. And there's a sort of there's an unsaid rule which sort of comes into your mind, that is this, by keeping this kind of power to reject or to accept, taking it away from the state. I appreciate your standardization. Such things should be standardized. But then will it be crony capitalism is something that worries me. 1 minute. Sure, sir. Honorable members, if House agrees, we may extend the House till this bill be passed. Okay, please. Sir, so this arbitrary permission that if the state takes a decision, the center will supersede it. It can be, I mean, I'm playing devil's advocate in a situation that if there is a state which may be of a different ideology than yours, so let's not make this law
where there'll be a tug of war between the two different ideologies, and the sufferer and the outcomes will be hurting industry. I come from one of the most industrialized states in the country. So we support industry, and I'm not ever ashamed to say that it's good. Industry honi chahiye, unko support karna chahiye, Honorable because they Member Biduri ji, create wealth Biduri ji. and jobs. Wait, wait. So all jobs cannot be done by the government. So the way government also creates and talk. jobs, they have doing mudra, they can do, but the industry also contributes extraordinarily in creating wealth and jobs. So we must support them. But my question to this honorable government is that how will you manage this balance between state and the center? Now, the other thing is that it's completely anti-federal. Now, this my colleague brought up about the chairman. My only concern, I just see clarification. I understand from whatever limited that I've read in the bill that your intention is that the chairman will be decided by the state, but the rules and regulations only will be decided by you. But there's no nomination or any role. I just seek that clarification that there is no role. Second thing is you are talking about a discharge of polluting matter from 15 lakhs removed. I am a big one for removing imprisonment. By putting people in jail, solutions don't happen, sir. There are so many companies wherein financial frauds आप डाल देते हो. बैंक का मैंने देखा है बहुत बार, आप उसको जेल में डाल देते हो, वो बेचारा गरीब मर जाता है, बैंक डूब जाती है और वो जेल में पड़ा रहता है. So I feel some financial frauds, we really need to put this house in order and put our there's so many intelligent minds sitting on both sides. That is imprisonment a solution to every crime? Like 3 days ago for that exam, that the bill we passed, that is 1 crore if there is a syndicate which is for copying, or if there is imprisonment bill. I'm not asking for imprisonment at all. I'm against that. But the whole point is, if you copy, mass copy, it's 1 crore. But if you pollute, it's so less. So can we at least connect it to the size of the pollution? It could be a very big organization which is just polluting. It could be a big multinational which is polluting. उनके लिए 15 लाख तो कुछ नहीं होगा, भर देंगे और आगे निकल जाएंगे. So how can you explain to us the mechanism of how this pollution? Because मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, sir, there are 2 places where pollution is reaching all-time high. One is a place in down called Kurkumori, which is a chemical area. All the big boys have invested there. A lot of pharmaceutical companies are there. There's always a tug of war. The pharmaceutical companies कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, बाहर का किसान कहता है it's polluted water और हमारी जमीन खराब हो रही है. So what is the checks and balances for this? And the other big gap which is missing, I feel, in this is urbanization. Sir, urbanization, you see buildings growing everywhere. All the sewage coming out of all the societies goes untreated, and it goes into many, like Khadakwasla Dam, which is one of the biggest dams in Pune city, which supports drinking water of Pune city. And all the people who living on new societies coming there is no control on that sewage. And I've spoken to the Honorable Minister, and he's been very indulgent and helpful in supporting Pune Municipal Corporation in solving that problem. So why should this only be limited only to industry? Why cannot we expand the role even to all these municipalities? Because municipalities today are getting away with murder polluting. Pune city is today destroyed because of urbanization. Mumbai water is destroyed because of urbanization. Is a huge opportunity. But sir, bridge or metro say cities don't get made. If the city has a beautiful metro and a beautiful bridge and beautiful roads and polluted water, what's the point of doing it? I mean, the whole game of this infrastructure doesn't help. So I request the Honorable Minister to clarify some of our doubts. And if he clarifies, we'll be happy to support him, because I trust the minister. I'm not sure of the whole government, but I'm very confident that he's a very good and a kind minister. So if he could kindly give us all this and make sure that industry, societies and buildings accountable. It has to be a mass movement in this country about being awareness and making sure. And I moved a private member's bill because drinking water is somebody's basic right in 21st century with so much artificial intelligence. And I would just last small point is in farming, we're using a lot of AI. So is it possible for polluting also, can we use artificial intelligence? Because just Nirvachan Kshetra mein aati hu, sir, we are using in Baramati, we are trying AI with Oxford and Microsoft to help us improve farming and improving growth and development. So is there possibility that same technology can be used for water? Just these small clarifications. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Gaurav Gogoi.
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। आज ये जो संशोधन कानून हम जो लाए हैं, ये संशोधन कानून जल प्रदूषण के साथ संपर्क रखता है और बहुत अफसोस की बात है कि बार बार ये केंद्र सरकार कहती है कि हम आर्थिक व्यवस्था में देश आज विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन ये अब दुख से कहना पड़ेगा कि प्रदूषण के मामले में भी आज हमारा भारत देश एक विश्व गुरु बन चुका है। अगर आप वायु प्रदूषण की बात करें तो दुनिया में सबसे 10 जहरीले शहर जहां पे सांस लेना भी जान को जोखिम में डालना होता है, वो आज भारत में है। अगर आप जल प्रदूषण की बात करें तो नीति आयोग के खुद ही के ही रिपोर्ट में ये कबूल किया है कि दुनिया भर के 122 देशों में जहां पे जल प्रदूषण बहुत एक संवेदनशील मामला है, उन 122 देशों में इंडिया का जो रैंक है वो 120 में है। सर, वर्ल्ड बैंक कहता है कि यहाँ पे 70% जो हमारा सरफेस वाटर है वो अगर हम पिए तो वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। गंगा जिसकी हम सब पूजा करते हैं, माँ गंगा में लगभग 40,000 मेट्रिक टन का सुवेज जाता है। यमुना में जहां पे लोग छठ पूजा के लिए जाते हैं, हमने देखा है वो चित्र कि सारे तरफ प्रदूषण का झाग है और इस प्रदूषण के झाग में हम छठ देवता को हमारे लोग पूजा कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है। असम में भी सर हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि ऐसे 11 स्ट्रेचेस हैं 10 नदियों में जो बहुत ही प्रदूषित है। वो कौन से नदियां हैं? भरालू, बेगा, भूरीडिंग, धौनसरी, खरसोंग, मोरा भराली। तो बहुत दुख लगता है सर कि भारत नदियों का देश है और इस नदियों के देश में हम अपने नदियों में हर दिन बिना ट्रीट किए हुए कचरा, चाहे इंडस्ट्री का हो चाहे हमारे घरों का हो, हम वहां पे डाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जितना ये कचरा जाता है नदियों में, लेक वाटर बॉडीज में, हमारा भारत देश खाली 13% कचरा को ही ट्रीट कर पाता है। और ये जो चूक हो रही है हम सब से, इसमें मैं राजनीति लाना नहीं चाहूंगा, ये चूक हम सब से हो रही है। इसके कारण क्या, इसका प्रभाव क्या? हमारे बच्चों पर आज उनमें टाइफाइड हो रहा है, कॉलेरा, हेपेटाइटिस। हम खुद असम, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि आर्सेनिक को लेकर कितने सारे बीमारियां हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि लोगों को कार्सिनोजेनिक पानी, ऐसे पानी पी रहे हैं जिसमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पाए गए हैं और उन पे आज किडनी के आज समस्याओं के साथ बहुत उनको अपना मेडिकल का खर्चा देना पड़ रहा है। माँ गंगा में एक और मैं दुविधा से कहना चाहूंगा कि 2017 में रिपोर्ट के हिसाब से हमें बताया गया था कि 2017 में लगभग 21,000 MPNN पर 100 ml फीकल बैक्टीरिया मिला गया था। ये चंपानगर में है सर। 2017 में लगभग फीकल बैक्टीरिया चंपानगर में मां गंगा के तट पर लगभग 21,000 MPNN पर 100 ml ये मैट्रिक है। और 2021 में ये बढ़ा, 2021 में उसी स्थिति पे 21,000 से 31,500 MPNN पर 100 ml मां गंगा में ये फीकल बैक्टीरिया मिला। कितनी दुख की बात है। उसके बावजूद भी सरकार अपने पीठ पे थपथपाना चाहती है। वो कहती है कि काम हुआ है, प्रगति हुआ है। क्या प्रगति हुआ है सर? कि 2018 में उन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 351 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस मिले और 2022 में वो 351 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस 311 का हो गया। बस इतना ही। इसी को लेके खुश हो रहे हैं कि 351 से 311 4 साल लगे, बस इतना ही। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि सरकार को अपना पीठ थपथपाना नहीं, अपने आप को और सतर्क करना चाहिए। और इसीलिए हम अपेक्षा करते थे कि जैसे आदरणीय सुप्रिया जी ने कहा कि हमारे जो मंत्री हैं उनका सभी का हमारा सम्मान है, लेकिन ये उनका जो विभाग है अब पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं है, उनका विभाग उद्योग की रक्षा का विभाग बन चुका है। ताकि उद्योग को रक्षा मिले इसलिए उनको और क्लियरेंस मिलते जाए,
आसानी से क्लियरेंस मिलते जाए, जल्द से क्लियरेंस मिलते जाए, तो पूरा पर्यावरण का संरक्षण से उद्योग का संरक्षण का विभाग बन चुका है। और हो सकता है क्योंकि वे इतने सज्जन हैं इसीलिए उनका मिसयूज किया जा रहा है। अगर वो थोड़ा उनके वाणी में हमारे प्रति कटुता होता, हमारे ऊपर आरोप लगाते, हमको गाली देते, तो शायद उनको और शक्तिशाली एक विभाग मिलता और उनको और शक्ति मिलती। लेकिन ऐसा नहीं, वो सज्जन है और इसी सज्जन व्यक्ति होने के नाते उनके एक कमजोर मंत्रालय और कमजोर कानून का जिम्मेवारी उनको मिला है। आज 2018 में मां गंगा में क्या हो रहा है सर? रिसर्च ये कहता है कि इन 10 रिवर्स, बोलने दीजिए, गंगा की बात करें, गंगा की बात तो सुनिए, गंगा की बात कर रहे हैं, कितने करोड़ों रुपए खर्च किए गंगा, नमामि गंगा पे। और क्या हो रहा है कि नमामि गंगा में 2018 में लिखा गया है कि आउट ऑफ द 10 रिवर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, द रिवर गंगा कैरीज 93% ऑफ द प्लास्टिक एंड व्हिच एंड्स अप डायरेक्टली इन द ओशंस। देयर आर सो मेनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो काम नहीं कर रही। तो आपने नमामि गंगा, आप तथ्य दे दीजिए। मैं तथ्य मैं मांगता हूं कि नमामि गंगा में आपने हजार लगभग 12,000 करोड़ अपने रुपए अपने खर्च किए हैं, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं काम कर रहे, उसका विवरण ये दे। साथ ही साथ मैं सारा जिम्मेवार मैं केंद्र सरकार पे नहीं डालना चाहता। बहुत से छोटे छोटे उद्योग है मां गंगा के तट पर, ये छोटे छोटे टनरीज, केमिकल, so under, I'm not yielding sir, under what rule Are you yielding? no, I'm not yielding sir, he's not quoting a rule. मां गंगा के तट पर बहुत से टैनरीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, स्लॉटर हाउसेस हैं, टेक्सटाइल्स हैं। ये छोटे छोटे उद्योग सर, अगर इनको भी अपना इंडस्ट्री, अपना जो एमिशंस साफ करना है तो उनको मदद चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको क्रेडिट चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऐसे ऐसे छोटे उद्योग को तो हम पनिश नहीं कर सकते, ये माइक्रो मीडियम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को हम पनिश नहीं कर सकते। तो ऐसे छोटे मध्यम वर्ग के उद्योग को केंद्र सरकार क्या मदद करेगी, हम वो भी जानना चाहते हैं। लेकिन जहां पर ये छोटे उद्योग को मदद करें, बड़े बड़े उद्योग पर ये कितनी सतर्कता से अपनी नजर रखेंगे वो भी पूछना चाहते हैं। आज कॉपर में बहुत पानी का इस्तेमाल होता है और बहुत इंडस्ट्री एमिशंस होते हैं। कॉपर का सर, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कच्छ कॉपर लिमिटेड आज कुछ ही महीने पहले उद्घाटन हुआ, जिसमें 1 मिलियन टन का कॉपर का प्रोडक्शन है। ऐसे कॉपर इंडस्ट्री जिसका मालिक वर्तमान सरकार के बहुत करीब है, उनका नाम नहीं लूंगा, सब समझ चुके हैं, सबसे करीबी जो उद्योगपति है उन्हीं का ये फैक्ट्री है। ऐसे कॉपर प्लांट पर ये केंद्र सरकार क्या निगरानी रखेगी, हम जानना चाहते हैं। सर, द क्रक्स ऑफ द बिल सर, ये बिल वैसे तो है राज्य सरकार की ताकत को कम करने का, लेकिन इसका जो दो मूल जो उद्देश्य है, जैसे हाथी का दांत एक खाने के लिए, दिखाने के लिए, तो ये जो हाथी का दांत जो छुपा हुआ है वो ये है सेक्शन 4 में, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट exempt certain categories of industrial plants from the provisions of this subsection. कौन है ये कैटेगरीज? कोई विवरण नहीं, कब पता चलेगा इसका कोई पता नहीं। और दूसरा इसका ये है सेक्शन 5 में, that notwithstanding anything in the act, the central government in consultation with the central board may by notification in the official gazette issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any state board. तो बीच बीच में ये नोटिफिकेशन निकालेंगे और अगर स्टेट बोर्ड ने कोई कदम लिया जो इनके साथ इनका मंजूरी नहीं है तो वो स्टेट बोर्ड का कैंसिल, परमिशन, हर कुछ चेंज कर सकते। तो ये दो मेन चीजें हैं। तो हम तो विवरण चाहेंगे, क्या रूल्स हैं, क्या ये पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है? बार बार केंद्र सरकार ऐसे वेग कानून लाते हैं और पूरा रूल मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी को दे देते हैं या जॉइंट सेक्रेटरी को देते हैं और बीच बीच में गजेट नोटिफिकेशन निकाल के जो पूरा इंडस्ट्री का रेगुलेशन आज बिल के द्वारा नहीं गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ डिबेट करने के लिए है, हम तो कोई रूल नहीं बना रहे, हम कैटेगरीज नहीं लिस्ट कर रहे। तो बिल में और डिटेल लाइए, ये हमारी मांग है। लिस्ट आउट द कैटेगरीज, व्हाट आर दोस रूल्स, व्हाई डोंट यू पुट देम इन दिस बिल, दैट इज व्हाट वी वांट सर। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का उल्लेख क्यों नहीं है? सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में कहीं भी नहीं लिखा कि प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। आप करिए, आपको एग्जेम्प्ट करना है करिए, आपको गजेट नोटिफिकेशन निकालना है निकालिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके तो करिए।
क्या स्टेट गवर्नमेंट सक्षम नहीं है कुछ इंडस्ट्री कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट करने के लिए? क्या स्टेट गवर्नमेंट सक्षम नहीं है कि वाटर विच इज अ स्टेट सब्जेक्ट उसके लिए ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन लाने के लिए? तो इस प्रकार के कानून क्यों करें? ये कानून आपको अगर वास्तविक में जल प्रदूषण के साथ अगर आपका संबंध होता तो आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसीज हैं उसको भरते। अगर आप सचमुच में सतर्क होते तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और फंडिंग देते। अगर आप सचमुच सतर्क होते तो रिसर्च पे ध्यान देते, डेटा वाटर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स मॉडलिंग जिसका उल्लेख सुप्रिया जी ने किया उस पर ध्यान देते। अंत में अगर आप सचमुच सतर्क होते तो कैपेसिटी बिल्डिंग, आज ये विभिन्न जो कानून हैं इसके जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, सेक्शंस है, अगर आप लोकल पंचायत में जाएंगे, लोकल अर्बन बॉडीज में जाएंगे, म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, उनको पता नहीं तो किस प्रकार का आप अवेयरनेस करेंगे इंडस्ट्री के बीच में, लोकल सरकार के बीच में, लोगों के बीच में? तो इस प्रकार का अगर आप कानून करते तो आज जो हमारा देश जिसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जहां पे और शहरीकरण हो रहा होगा, ये समस्या को मद्देनजर रखते हुए एक ठोस कानून लाते, ना कि आप ये कमजोर कानून जो ला रहे हैं जिसका हम घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री गणेश सिंह जी। श्री गणेश सिंह जी। ये भूल गए सर कि कांग्रेस भी शासन में रही है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 के जो राज्यसभा से पारित होकर के यहाँ पर माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस विधेयक की सबसे खास बात यह है कि जहां जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 यह पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करेगा और उद्यमी को भी संरक्षण प्रदान करेगा। महोदय, इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को भी डिफाइन किया गया है और जो उद्योगपतियों को सजा का डर रहता था, जेल जाने का डर रहता था, उससे मुक्ति देकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो जुर्माना राशि होगी वो पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। सभापति महोदय, वैसे तो ये बात सही है कि जल संविधान की 7वीं सूची के अनुसार ये राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार को 2 से अधिक राज्य अगर कोई अपनी विधान परिषद में संकल्प पारित करते हैं तो उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें जल अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसरण में, अर्थात माने आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के राज्य परिषदों ने बाकायदे प्रस्ताव पारित करके इस अधिनियम में 8 अध्यायों और 164 धाराएं हैं, इसका उन्होंने किया था। तब केंद्र सरकार ने इसमें नोटिस लिया और इसका संशोधन विधेयक लेकर के आई है। इसमें अभी तक जो प्रावधान थे उस प्रावधान के बारे में बता दूं, गौरव गोगोई यहाँ कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो उद्योग के विरोधी हैं, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। और मौजूदा क्या देश के विकास में उद्योगों की जरूरत नहीं है क्या? कई ऐसे उद्योग उसमें, हालांकि वो बड़े उद्योगों के विरोध कर रहे थे और छोटे उद्योगों की बात पूछ रहे थे। मौजूदा अधिनियम में विभिन्न दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए जो वर्तमान में था। ये कानून धारा 20, 32, 33 ए और 33 है कि इसमें तहत जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को 3 महीने तक की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता था। धारा 30 और 31 ए का उल्लंघन करने पर एक अवधि के लिए कारावास के दंडित 1 साल की अवधि के लिए दंडित किया जा सकता था। ऐसी अवधि जो 1 वर्ष और 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि विफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। ऐसी विफलता जारी रहने पर इसे विफलता को दोषी ठहराने के बाद किया जाता है। यदि उल्लिखित विफलता दोष सिद्ध की तारीख के बाद 1 वर्ष की अवधि से अधिक जारी रहती है तो दोषी पाए जाने पर अपराधी के कारावास की सजा होगी, जो 2 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये इतना कठोर कानून था जिसमें तमाम सारे उद्योगों को बहुत बड़ी कठिनाई हो रही थी। तब हमारी सरकार ने इसमें
कुछ नए संशोधन ला करके इसको राज्यसभा में पारित करके लोकसभा में लेकर के आई है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रस्तावित संशोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके और योग्यता को एक समान बनाने और प्रक्रिया में सुव्यवस्थित करने के लिए निर्धारित किया गया है। अभी तक अलग अलग राज्यों के नियम हैं, अलग अलग प्रदूषण बोर्ड बने हुए हैं, अलग तरीके के उनके नियम कानून है। दूसरा है वायु प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों को उल्लंघन या गैर अनुपालन के एक निर्णायक अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाकर निपटाया जाएगा। हालांकि लोगों को स्थापित संचालित करने के लिए पूर्व सहमति से संबंधित अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत घोर उल्लंघन करने से रोकने के लिए धारा 25 और 26 के तहत अभियोजन के प्रावधान को बरकरार रखने की आवश्यकता है, जो आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है। इस प्रावधान किया गया है धारा 25-26 के तहत अभियोजन का प्रावधान एक नई धारा 45 अंगा डालकर निपटाया जाएगा। धारा 20, 24, 32, 33A, 42, 45A और 48 से संबंधित उल्लंघनों को अदालत में अभियोजन के स्थान पर वित्तीय दंड लाकर निपटाने का प्रावधान किया गया है। ये मैं मानता हूं कि ये बहुत सराहनीय कदम है हमारे माननीय मंत्री जी जो इस बिल में प्रावधान करके लेके आए। यह संशोधन छोटे अपराधों के लिए कारावास के डर को खत्म कर देगा और व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम है। प्रस्तावित दंड छोटे उल्लंघनों में अभियोजन के उत्पीड़न के बिना उल्लंघनों के खिलाफ एक निवारक भी साबित होंगे। ये प्रस्ताव सभी न्याय क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को एक समान बना देंगे ताकि उद्योगों को कई अलग अलग अनुपालनों का पालन न करना पड़े। ये वाकई में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। वैसे तो ये बात सही है कि जल एक बड़ा विषय है और जल प्रदूषण, जल का संरक्षण और उद्योगों से निकलने वाला जो जल है उसका भी ट्रीटमेंट कैसे हो, ये बहुत बड़ा विषय है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत गंभीरता से लिया है। एक जल शक्ति मंत्रालय का अलग गठन किया और जल जीवन मिशन योजना बनाई और पानी के संरक्षण के लिए उन्होंने 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए हर जिले में जो प्रावधान किया, बहुत सार्थक परिणाम इसके आए हैं। अभी पूछा जा रहा था कि इसके क्या परिणाम है, माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गांव-गांव में इतना जबरदस्त इसका प्रचार हुआ कि बरसात के पानी को कैसे रोका जाए, जल संरक्षित किया जाए और अमृत सरोवर बहुत सार्थक तरीके से पूरे देश में बनाए गए हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि जिन राज्यों में दूसरे विचारधारा की सरकारें, वहां सहयोग उतना अपेक्षित न मिला हो और वहां हो सकता है कि कुछ कमी रह गई होगी। जहां तक सवाल नमामि गंगे योजना का है, नमामि गंगे योजना में बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है और मैं तो पूछना चाहता हूं गौरव गोगोई जी से, उनकी सरकार थी 2014 के पहले, 4 से 14 के बीच में 10 साल और 10 सालों में वो भी सांसद थे, मैं भी सांसद था, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई योजना बनाने के प्रयास नहीं हुआ। ना तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किए जाए, ना जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय किया जाए। ऐसा तरह का कोई कानून बनाने का काम नहीं किया और आज यहाँ पर वो जो कह रहे हैं ये सब चूंकि विरोध करना ही है उनको, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नमामि गंगे में एक बात जरूर मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि हालांकि उन्होंने बहुत काम किया है झीलों के संरक्षण में, रामसर साइट्स नहीं किए और ये वाकई में आजादी के 75 वर्ष होने पर भारत की 75 वाटर बॉडीज को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। उसमें हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं 1-2 साइटें और ये वाकई में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन जरूर करूंगा कि जो गंगा नदी में जो सहायक नदियां आती हैं, मेरा लोकसभा क्षेत्र है सतना मध्य प्रदेश में, वहां से टमस नदी और सतना नदी, ये दोनों नदियां शहर के पास से निकलती हैं और वहां जाकर के गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती है। उनके संरक्षण के लिए आज वहां बहुत बड़ी मात्रा में जल कुंभी हो गई, प्रदूषित हो रहा है जल, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए। गुजरात में साबरमती नदी का जिस तरह से ट्रीटमेंट हमारे उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब थे तब उन्होंने जो किया था, वाकई में वो देखने लायक है, देश में एक मॉडल टाइप का है और सभी नदियों का उस तरह से कैसे संरक्षण किया जा सकता है। मैं भी चाहूंगा, हालांकि ये मामला माननीय मंत्री जी के विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जल संसाधन मंत्रालय का विषय है, जल शक्ति मंत्रालय का विषय है, वो करेंगे, लेकिन चूंकि जल संरक्षण के मामले में बात हो रही है और जल प्रदूषण के मामले में बात हो रही है, आज सबसे बड़ा विषय
जो हमारे जमीन के नीचे जल स्तर है बहुत नीचे जाता जा रहा है और प्रदूषित जल भी आ रहा है। आज इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुंचे, शुद्ध जल लोगों को पीने का मिले, एक विशेष बड़ा अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और बहुत सफल तरीके से अब तक लगभग 11 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में बाण सागर से पूरे एक गांव में एक घर में नल से जल पहुंचाने के लिए 6,500 करोड़ की एक स्कीम चल रही है, जो लगभग 70% पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में जब वो पूरा होगा तो हम लोगों को शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराने का काम कर सकेंगे। ये वाकई में उद्योगों के सामने कठिनाई है और उद्योगों का जो प्रदूषित जल निकलता है वो कहीं न कहीं से नदियों में पहुंचता है, उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इजराइल जैसा देश जहां पर 62% जल का उपयोग वो ट्रीटमेंट जल से कर रहे हैं, इजराइल जैसे छोटे देश में। हमारे यहाँ भी पानी क्या, हालांकि 4% पानी है, देश की आबादी का 17% हमारे देश की आबादी है, लेकिन पानी हमारे पास कम है, 4% है। तो हमें कहीं ना कहीं इस पानी के संरक्षण के बारे में भी काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार बेहतर तरीके से इसमें काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें और विशेष रूप से कुछ प्रावधान किए जाए। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Honorable member Shri Vinayak Raut ji. धन्यवाद सभापति महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ इस बिल के माध्यम से डिस्कशन के लिए आए हैं। जैसे कि सभापति महोदय आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, साथ साथ में जल प्रदूषण भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रहा है और इस दोनों के प्रदूषण के दुष्परिणाम मानवीय जीवन पर होते हैं। खास करके जलवायु प्रदूषण का दूषित परिणाम, विपरीत परिणाम जिस भारी संख्या से मानवीय जीवन पर हो रहा है, साथ साथ में समाज जीवन पर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसे महत्वपूर्ण बिल माननीय मंत्री महोदय जो लाया है उसका हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन तो एक जरूर रहेगा कि इस बिल को आज मंजूरी न करते हुए इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे और इसके ऊपर भारी चर्चा करें और जो प्रदूषण के खिलाफ और पर्यावरण का काम जो करने वाले एक्सपर्ट है अपने देश में, उनकी भी राय इस बिल के माध्यम से जानकर लेने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे कहना है। खास करके आएंगे हम, डेफिनेटली आने वाले, नहीं डेफिनेटली हम आने वाले, भरोसा रखे आने वाले डेफिनेटली। लेकिन एक है सभापति महोदय कि खास करके पानी का जो प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन है, इस वाटर पोल्यूशन में कई तरीके हैं, लेकिन मानव निर्मित वाटर पोल्यूशन जो है ये तो गंभीर गुनाह होना ही चाहिए। मानव निर्मित पानी पोल्यूशन करना, इसको अनदेखेपन करके अगर उसको छुटकारा देने की कोशिश अगर इस बिल के माध्यम से होती है तो ये बहुत बड़ा गुनाह अपने देशवासियों के साथ या मानवीय जाति के साथ हो जाएगा। सभापति महोदय, कई जगह पे पोल्यूटेड इंडस्ट्री होती है, केमिकल फैक्ट्रीज होती है और ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज में एसटीपी प्लांट लगाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे अगर पूछे तो मेरे क्षेत्र में रत्नागिरी के लोटे परशुराम की जो केमिकल जोन है वहां से हर वर्ष कई भारी मात्रा से ये पानी ऐसी नदियां में छोड़े जाते हैं और भारी संख्या से मछली मरती है, लोगों को भी बीमारी सहन करनी पड़ती है। वैसे ही बोईसर, जैसे कि ठाणे जिले, पालघर जिले में बोईसर जैसी बड़ी इंडस्ट्री, पोल्यूटेड केमिकल इंडस्ट्री है, वहां भी अगर देखें तो वहां का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां भी ऐसी स्थिति होती है। तो पानी प्रदूषण के दुष्परिणाम को अगर देखें तो मानवीय जीवन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा
बुरा असर करने वाला प्रदूषण यानी जल प्रदूषण होते हैं। और ऐसे जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों मंत्री महोदय जो को ऐसा लगा कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को राज्यों को देखकर अगर आप ये कानून करना चाहते हैं तो ये पूरा सारा देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। सभापति महोदय, लास्ट के 2 मिनट सिर्फ विनंती है मेरी। Please conclude. तो पूरे देश में इसका अमल होने जाने वाला है। अगर ऐसे चोर लोगों को पनिशमेंट करने के बजाय उसको छुटकारा देने की अगर आप कानून तैयार करते हैं तो चोरी करने वाला और आगे जाएगा। यानी इसके लिए पानी का शुद्धता और पानी शुद्धता का महत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझाया, इसीलिए उन्होंने नमामि गंगे का प्रयोग किया। आज वैसे ही कई जगहों पे शुद्ध पानी की आवश्यकता है। ऐसी पानी देने के बजाय आज पानी पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण करने वाले लोगों को आप कारावास दे, ऐसा मुझे नहीं कहना है। लेकिन जब ऐसे जो गुनाह करने वाला है उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 10,000 भरेंगे, 15,000 भरेंगे और छोड़ जाएंगे, आगे गुनाह करने के लिए और आगे आ जाएंगे, ऐसे नहीं हो के। सभापति महोदय, मेरा एक कहना है लास्ट का कि इसमें अपीलीय अथॉरिटी रखी है एनजीटी। आज इसमें एनजीटी का महत्व एग्जैक्टली उसमें स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन तो भी कोई भी ऑफिसर के तरफ से इसमें ऑफिसर राज आएगा, क्योंकि 15,000 का पेनल्टी लगना चाहिए। इसके लिए जो ऑफिसर आएगा उसको संभालने के लिए जो कुछ देना लेना होगा वो देने का काम ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है जानबूझकर कई ऑफिसर जानबूझकर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर एक कार्रवाई के खिलाफ अगर वो अपील में एनजीटी के पास गया तो ऐसे अपराधियों के ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ भी क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं, ये भी हम जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद सभापति महोदय। Thank you. Honorable Member A.M. Arif. Water Prevention and Control Pollution Amendment Bill 2024 on behalf of CPIM. Sir, all of us know that the amount of clean water sources on earth is alarmingly decreasing. Sir, according to WHO report, many people do not have access to clean water. Sir, but it tends to pollute. Drinking water sources are increasing. It's a real truth, sir. Therefore, the importance of keeping drinking water clean is very important. But at the same time, industrialization must also take place for the growth of the country. The state pollution control boards are working to reconcile these two goals. For this purpose, Government of Kerala constituted a Harida Kerala, the Green Kerala project. Under these various activities is going on the states of Kerala. Sir, but at the sir, almost every state of our country already have passed a ease of doing business. So one thing we should understand, all matters of water conservation of except interstate water conservation is coming under the state subjects. It is unconstitutional to encroach upon the powers of the state pollution control boards beyond what is stated in a general standard. So this bill is actually drafted in such a way that it interferes with the guidelines of the state pollution control boards, so that the Central Pollution Control Board shall not be empowered to cancel the license granted by the state pollution control boards. Therefore, the state government are the main stakeholders and they are the real owners of the water bodies in the states. So, any amendments bringing against the interests of the state governments is concentration of the power upon the center. So, after this government came into power, the central government has enacted a lot of legislation on various matters falling under the jurisdiction of the state government specified in the constitution. Sir, I am not going in detail because of the time constraints. So I am in the opinion that this legislation should not be made here now. So I am of the opinion that
this should be sent to the concerned standing committee again for further discussion. With these words, I conclude my speech. श्री इम्तियाज जलील जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन के अंदर अमित शाह जी ने एक बिल लेकर आए थे, भारतीय न्याय संहिता 2023, और उसमें एक ऐसा कानून लाया गया था हिट एंड रन का, कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाला मर गया, ड्राइवर भाग के चला गया, डर के मारे हो या किसी भी वजह से, तो उसको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। देश भर में उसका विरोध हुआ, आपने कहा कि नहीं अभी हम रोक देते हैं करके। और अब ये आपने जो कानून लेकर आए हैं, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसके अंदर आप जितने भी गुनाह करने वाले लोग थे, अब वो गुनाह को डीक्रिमिनलाइज आप कर रहे हैं। वो तो एक्सीडेंट 2 लोगों के बीच में, लेकिन पोल्यूशन उससे भी गंभीर है। कितने लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस बिल के जरिए ये कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपये से 15 लाख रुपए तक के फाइन भरना और चलते रहिएगा, काम चलाते रहने का। जबकि आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से मंत्री जी कि पोल्यूशन, एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और बड़े इसको चिंता का मुद्दा बन गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और यकीनन आप भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी आप भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं। कानून तो आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर लोगों के अंदर चेतना होनी चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए भी सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज इस देश के अंदर एनवायरमेंट और पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सिर्फ इस इश्यू के ऊपर सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएंगे, लेकिन आज ये ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि अब इसका स्कोप भी बढ़ाया जाए और इसके जितने कोर्ट्स हैं इनकी संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम बिल के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 48(1) जिसके अंदर ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आपने ये कहा है अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कितनी बड़ी होगी अध्यक्ष महोदय, सुनिए, कार्रवाई कितनी बड़ी होगी। उल्लंघन कर रहा है इस एक्ट का तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको अपना सिर्फ 1 महीने की जो बेसिक सैलरी है वो सैलरी देना पड़ेगा। अगर यही तर्क अगर लगाया जाए मंत्री जी, तो कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी कंपनी अगर इसका उल्लंघन करती है तो हमें मालूम है कि आपके स्टेट बोर्ड जाता है, सेंट्रल बोर्ड जाता है, कोई तो भी एक बेचारा सुपरवाइजर या छोटे मोटे मैनेजर को, अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं तो किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़ी फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन को इसके अंदर क्यों आरोपी नहीं बनाया जा सकता है? वरना आप कहेंगे कि नहीं आपकी भी बेसिक सैलरी का दे दीजिएगा 1 महीने का और मामला खत्म हो जाएगा करके। उसमें देखिए ये कानून, अध्यक्ष महोदय एक प्लीज, अध्यक्ष महोदय मैं पूना से आता हूं मंत्री जी, और ये मुद्दा कोई जाति, धर्म और मजहब के ताल्लुक से नहीं है। मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज देखा हुआ हूं। मैं पत्रकार था पहले। जब गणेश का त्योहार आता है महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं जब कवर करता था तब लोग कहते थे कि नहीं साहब ये हमारे धर्म से जुड़ा है, विसर्जन गणेश की मूर्ति जो है वो हम नदियों के अंदर ही छोड़ते हैं। लेकिन आपने कोई कानून नहीं लेके आए, उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज देखने को मिलता है पूना जैसे शहरों के अंदर, मेरे अपने शहर औरंगाबाद के अंदर, कि जहां पर आर्टिफिशियल लेक्स पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं और वो मूर्तियों को उसके अंदर डालते हैं। ये एक सोशल अवेयरनेस का नतीजा है कि यहाँ पर इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरा ये है कि आप हर घर जल दे रहे हैं। एक मिनट जी प्लीज, हर घर जल दे रहे हैं आप, वो जल जो आप दे रहे हैं वो पोल्यूटेड है या नहीं है? आप कहेंगे कि नहीं इसकी जिम्मेदारी है तो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की है, महानगर पालिकाओं की है, नगर पालिकाओं की है। आपके पास ये पावर है कि आप देश भर के अंदर अपने स्टेट बोर्ड्स को ये कहिएगा कि पूरे बड़े बड़े शहरों के अंदर, गांवों के अंदर एक मुहिम चलाइए और देखिएगा कि जो जल आप दे रहे हैं हमें, और जिसका बड़ा जमकर प्रचार हो रहा है कि हर घर नल, तो नल के अंदर जो जल आ रहा है वो भी पोल्यूशन फ्री है करके, उसके बारे में भी देखिए। मेरे अपने चुनावी क्षेत्र के बारे में एक बताता हूं। एक हिस्टोरिकल सिटी है औरंगाबाद, अजंता, एलोरा, शिरडी के साईं बाबा के लिए भी लोग आते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से सुबह फ्लाइट उतरती है, बाहर निकलते हैं तो लोगों को अपने नाक बंद करना पड़ता है
क्योंकि औरंगाबाद जो है वो बियर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र हो गया है, बहुत सारी बियर फैक्ट्रीज है एयरपोर्ट के करीब में, तो सुबह इतना एयर पोल्यूशन होता है कि लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। अगर मुझे ये वो आ सकती है तो आपके स्टेट बोर्ड के अधिकारियों ने ऐसी कौन सी दस्ती लगाए है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही अनुरोध है। थैंक यू वेरी मच। श्री के नमस्कानी जी, प्लीज बी ब्रीफ, मुझे टोकने की आवश्यकता ना पड़े। நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு திருத்த மசோதா 2024 மீதான விவாதத்திலே பங்கேற்று உரையாற்ற வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாரதிய ஜனதா அரசு மக்களுக்கு எதிரான அரசு, சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிரான அரசு, இயற்கைக்கு எதிரான அரசு என்பதற்கு மற்றும் ஒரு சான்றாக இந்த திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சுற்றுச்சூழல் சிதைக்கப்படுவதை இலகுவாக்கும் இந்த மசோதாவை முற்றிலுமாக எதிர்க்கின்றேன். இந்த மசோதா குற்றங்களை சட்டப்பூர்வமாக்கும் மசோதாவாக பார்க்க முடிகின்றது. இந்த அரசு ஆட்சி அரியணையில் அமர்ந்ததிலிருந்து பல சட்டங்களை நீர்த்து போக செய்து குற்றங்களை இலகுவாக்கக்கூடிய வண்ணம் திருத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது கையிலே எடுத்திருக்கும் இந்த மசோதா மனிதனின் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்தை மையப்படுத்தியது. இன்று நீர் மாசுபடுவதை நான் தடுக்காவிட்டால், கடுமையான சட்டங்களின் மூலம் இந்த இயற்கை வளத்தை அழிப்பவர்களை நாம் தண்டிக்காவிட்டால், நாளைய தலைமுறைக்கு துரோகம் இழைத்தவர்களாக மாறிவிடுவோம். இது போன்ற சட்டங்களின் மூலம் குற்றம் இழைப்பவர்களுக்கு நீங்கள் சலுகைகளை வழங்கினால் வரலாறு உங்களை ஒருபோதும் மன்னிக்காது. இந்த மசோதா இயற்கைக்கு எதிராக குற்றம் இழைப்பவர்களின் குற்றத்தின் தீவிர தன்மைக்கும் அதற்கு வழங்கப்படும் தண்டனையின் தன்மைக்கும் எந்த ஒரு பொருத்தமும் இல்லாத அளவுக்கு இலகுவாக்கி இருக்கின்றது. அதனை நீங்கள் அனுமதித்தால் சுற்றுச்சூழலின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றான தண்ணீர் மேலும் மாசுபடுவதை நீங்கள் ஊக்குவிப்பதாக மாறிவிடும். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சட்டத்தின் மூலம் இந்த அரசு வழக்கம் போல அதிகார குவிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சட்டத்தின் மூலம் மாநில அரசினுடைய அதிகாரங்கள் சில பறிக்கப்பட்டு ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படுகிறது. இந்த அரசு இயற்றக்கூடிய அத்தனை சட்டங்களும் மாநில அரசினுடைய உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய, ஒன்றிய அரசின் அதிகார குவிப்பிற்கு கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்களாகவே, சட்ட திருத்தங்களாக இருக்கின்றது. நீர் மாசுபடுவதை தடுப்பதும் அந்த குற்றத்திற்கான தண்டனையை வழங்குவதும் இயற்கையை பாதுகாப்பதும் மாநில அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் முழுமையாக இருந்தால்தான் அதில் முழுமையான வெற்றியை காண முடியும். தற்போதுள்ள சட்டப்பிரிவு 21 படி மாநில அரசும் மாநில வாரியங்களும் இதற்கான அதிகாரங்களை பெற்றிருக்கின்றன. ஆனால் நீங்கள் செய்யும் சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் அனைத்து அதிகாரங்களையும் பிரிவு 25, பிரிவு 26, மேலும் பிரிவு 27 ஆகியவற்றிற்கு கொண்டு வந்து அனைத்தையும் மையப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள். இயற்கைக்கு எதிரான பிரிவுகள் எல்லாம் நீர்த்தி போக செய்கின்றீர்கள். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மண்டலங்களின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவர்களுக்கு வழங்கும் தண்டனை விட அவர்களுக்கு வழங்கும் தண்டனை விலக்குகள் அதிகமாக முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த அரசின் நோக்கம் அட்ஜுடிகேட்டிவ் ஆபீசர் என்ற பதவியை கொண்டு அதன் மூலம் ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இதனை வைத்திருக்க முயற்சிக்கிறது. அந்த அதிகாரி ஒன்றிய அரசின் அதிகாரியோ அல்லது மாநில அரசின் அதிகாரியோ இருக்கலாம் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மாநில அதிகாரி தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரியாக இருக்க முடியாது என்பதை தீர்மானிக்க ஒன்றிய அரசின் முழுமையான ஒருதலை பட்சமான அதிகாரங்கள் இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது. மேலும் இந்த மசோதாவின் பிரிவு 45C படி தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரியின் எந்த ஒரு செயலையும் எந்த முடிவையும் எதிர்த்து நேரடியாக தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு பெரும் நிறுவனம் செய்யும் நீர் மாசுபடுத்துவதை எதிர்த்து ஒரு சாமானியன் மேல்முறையீடு செய்ய தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணையத்தை நாட வேண்டியது என்பது மிகவும் ஆபத்தானது. ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனத்தை எதிர்த்து ஒரு சாமானியன் எவ்வளவு தூரத்திற்கு செல்ல முடியும் என்ற வரையறையை இந்த அரசு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக ஆகக்கூடிய பெரும் பொருளாதார செலவை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே நீர் மாசுபடுவதை தடுப்பதற்கு தனியாக தீர்ப்பாயத்தை கொண்டு வர இந்த அரசு முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த மசோதாவில் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய தண்டனையில் 2 ஆண்டுகள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை என்பது மிகச் சிறிய தண்டனையாகவும் ஒரு தெளிவற்ற தண்டனையாகவும் இருக்கின்றது. இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படும் மனித குலத்திற்கு எதிரானவர்கள் மீது இந்த அரசு இவ்வளவு சிறிய தண்டனை மட்டும் கொடுப்பது முறையானதல்ல. ஏற்கனவே கடுமையான தண்டனை இருக்கும் போதே நீர் மாசுபடுவதை தடுக்க முடியாமலே தண்டனையை குறைப்பது சரியாக இருக்காது. பாலித்தீன் வீசுவதிலிருந்து தண்டிக்கப்படுவதாக இதில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒருபுறம் பாலித்தீன் தயாரிக்க அனுமதித்து விட்டு அதை பயன்படுத்த கூடாது என்றால் எப்படி முடியும்? இதற்காக தொழிற்சாலைகள் மீது தடை விதிக்காமல் பொதுமக்கள் மீது அபராதம் விதிப்பது சரி கிடையாது. 1986ஆம் ஆண்டு சட்டப்படி எந்த ஒரு நதியிலும் தொழிற்சாலை கழிவுகள் மாசுபடுத்தப்பட்டால் அது மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று உள்ளது. அதன்படி எவ்வளவு பேர் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சட்டம் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதுபோல குற்றம் இழைத்தவர்களுக்கு விதிக்கப்படும் அபராத தொகை 20 லட்சமாக இந்த அரசு உயர்த்த வேண்டும் என கேட்டுள்ளனர். அது மட்டுமல்லாது சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தினால்
பாதிப்படைந்த மக்களுக்கு நிவாரணத்தையும் குற்றம் இழைத்தவரிலிருந்து பெற்றுத் தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கங்கையை தூய்மைப்படுத்த இந்த அரசு 12,000 கோடி செலவிடப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வரை கங்கை நதி மாசடைந்த நிலையில் தான் உள்ளது என்று சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றார்கள். அப்படின்னா இந்த அரசு செலவு செய்ததாக கூறப்படும் 12,000 கோடி என்ன ஆனது? கங்கையை தூய்மைப்படுத்த நீர்வரத்தை அதிகப்படுத்தினாலே போதுமானது என்று சொல்கிறார் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் பி.டி. திரிபாதி என்பவர். வட மாநிலங்கள் பலவற்றிலும் கங்கை நீர் ஓடுகிறது. ஆனால் பிரதமர் மக்களவை தொகுதி என்பதால் வாரணாசியில் மட்டும் அது அதிக கவனம் பெறுகிறது. கங்கை அரசால் சுத்தம் செய்ய முடியவில்லை என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளது. அதில் ஒன்று மத்திய ஜல்சக்தி துறை சார்பில் சுற்றுப்புற பாதுகாப்பு சட்டம் ஆகஸ்ட் 2021 படி அமைக்கப்பட்ட கங்கை தேசிய பணி NMGC சார் 2 மினிட்ஸ் சார் NMGC நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா மத்திய அரசின் முக்கிய திட்டமான NMGCக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது. பல்வேறு வகைகளில் கங்கையில் கலக்கும் அசுத்தமான நீர் இப்ப பிரச்சனையை சமாளிப்பதற்காக உத்தரப்பிரதேச மதுராவில் சோதனை முறையில் ஒரு திட்டம் அமலாக்கப்பட்டது. இதில் கங்கையின் அசுத்தமான நீரை சுத்தப்படுத்தி மீண்டும் அதை தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்த திட்டமிட்டது. இதனால் என்ன பலன் ஏற்படுது, இது எவ்வளவு செலவானது என்ற நிலை தெரியணும். வட மாநிலத்தின் மீது கங்கையின் மீதும் காட்டக்கூடிய அக்கறை மத்திய அரசு தென்னிந்தியாவில் காவேரி மீதும் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்க. எனவே கங்கை போல் सभापति जी समय देने के लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं इस जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम के ऊपर बोल रहा हूं और मुझे याद आता है वो दिन जब लगभग 1 वर्ष पहले आप स्वयं हाथ में कुदाल और फावड़ा लेकर के कृष्णा नदी का प्रदूषण दूर करने के लिए लगे थे। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत उसमें अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 3 बातों पर बहुत जोर दिया। शासन में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सब जगह स्वच्छता हो और हम विरासत पर गर्व करते हुए विकास की तरफ बढ़े। और उसी के तहत जब 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, जिस गंगा का जिक्र तरुण गोगोई जी यहाँ पर गौरव गोगोई जी यहाँ पर कर रहे थे, कितने हजारों करोड़ रुपए गंगा की स्वच्छता के लिए खर्च किए। और मैं इस देश के आदरणीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय मोदी जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जिस प्रकार से गंगा नदी को पवित्र किया गया है, शायद एक भी गंगा नाला आज गंगा नदी के अंदर नहीं पड़ता है। और इस अधिनियम इसके बिल को लाने के लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, जो बहुत ही पर्यावरण मंत्री होने के नाते जिस प्रकार से पर्यावरण के प्रदूषण की समस्याओं को जिस प्रकार से वो दूर कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, नमामि गंगे नेशनल क्लीन मिशन जो चलाया गया और उसमें जिस प्रकार से हमको सफलता मिली, न केवल गंगा नदी लेकिन उसके जितने भी बेसन की जितनी नदियां हैं सबको साफ करने का एक अभियान चलाया गया। एक हम नया 2019 में नया जो मंत्रालय बनाया गया। और मैं साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा, जो गौरव गोगोई जी जो बात कह रहे थे कि इतना पैसा हजारों करोड़ खर्च किया गया, हमें ये भी बात ध्यान है कि 2004 से लेकर 2014 तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए जो गंगा रिजर्वेशन प्लान बनाया गया, उसके ऊपर भी एक श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है कि वो पैसा कहां गया। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने पैसा कितना खर्च किया और उसका परिणाम क्या हुआ, हमने पैसा कहां खर्च किया और उसका परिणाम आज दुनिया के सामने दूध का दूध हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण विशेष रूप से उस जमाने की बात अगर हम करें कि 3 तरह का प्रदूषण होता है, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण। उन्होंने कहा इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए आदरणीय मंत्री जी यहां बैठे पर्यावरण के लिए, तीनों इन प्रदूषण को अलग अलग हम टैकल नहीं कर सकते। वायु का प्रदूषण होता है
हम कम साधन से उसका दूर कर सकते हैं। प्रदूषण, जल का प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर जमीन का प्रदूषण हो जाए, जमीन का प्रदूषण करने के बरसों लग जाते हैं। कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि वायु का प्रदूषण करने वाले, जल का प्रदूषण करने वाले या जमीन का प्रदूषण करने वाले लोगों को क्या क्या सजा मिलना चाहिए। इसलिए हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र को भी हमको देखना चाहिए कि उस जमाने के अंदर जो है, जो चाणक्य ने जो कौटिल्य ने बात कही थी, और इस बात पर बहुत जोर दिया कि हम लोग जो है, अगर वायु गंदी होगी, वायु प्रदूषित होगी, तो जल भी प्रदूषित होगा। अगर जल प्रदूषित है तो भी वायु प्रदूषित हो गया। अगर जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, तो जमीन भी प्रदूषित होगी। इस बात का अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात पे बहुत जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक गृहस्थी का, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो जो जितना गंदा करता है, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े पद पर कोई बैठा हो, रोज जो है पर्यावरण को गंदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि रोजाना यज्ञ करना चाहिए, रोजाना अग्निहोत्र करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता हो कि अग्निहोत्र जो है ये कोई धार्मिक का वो है, ये एक जो है पर्यावरण को साफ करने की, पर्यावरण की सफाई करने की, ये बहुत ही वैज्ञानिक एक तरीका है और ये हजारों लाखों वर्षों से देश का है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जो है, आप देखिए 5 तत्व होते हैं आदरणीय सभापति जी, जो दुनिया बनी है 5 तत्वों से बनी है। पंच तत्व, जल को प्रदूषित कर सकते हो, वायु को प्रदूषित कर सकते हो, आप जो है जमीन को, पृथ्वी को प्रदूषित कर सकते हो, आकाश भी आज प्रदूषित हो रहा है, इतने सैटेलाइट और चल रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो चाहते हुए भी कोई अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता, अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता। इसलिए प्रदूषण दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि अग्नि का प्रयोग करना चाहिए, और इसलिए जो है उन्होंने यज्ञ का कहा। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते थे, देवानाम अग्निमुखम, देवों का जो मुख है वो अग्नि है, उसमें अपने को भोग लगाने की जरूरत है। इसलिए हमारे कालिदास ने लिखा है, गुप्त काल में जिसको इस इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं, जिसको गोल्डन एज कहते हैं, उस जमाने में जो इतनी स्वच्छता थी, इतना पर्यावरण साफ था, वो कहते थे कि जमाने के अंदर अगर कोई मलिनता थी, मलिनता हवेर धुर्मेशु, केवल मात्र यज्ञ के धुएं की धुआं था, इसके अलावा अभी तो 7 मिनट हो गए जी, 7 मिनट्स हो चुके। जी जी जी, हाँ आप सभापति जी। जी जी खैर मैं जी जी आई नो जी, मूल मुद्दे पर मैं आता हूँ। सदस्य विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। समय मैं छोटा कर रहा हूँ, जी जी जी, एकदम छोटा कर रहा हूँ, एकदम छोटा कर रहा हूँ। मैं जो मूल समस्या मैं कह रहा था, कहीं हम मेरे से पहले वक्ताओं ने इस बात को कहा, उद्योगों की समस्या है, इंडस्ट्रीज की समस्या है कि उनका प्रदूषण कितना जाता है। हम लोगों ने एसटीपी की बात करी, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत जगह जो एसटीपी चलना चाहिए वो एसटीपी नहीं चलता। दिन में एसटीपी चलता है, रात को एसटीपी बंद कर देते हैं। इंडस्ट्रीज विशेष रूप से केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा की इंडस्ट्री है, शुगर की इंडस्ट्रीज है, पेपर की इंडस्ट्रीज है, वो पेपर की इंडस्ट्री पानी को बहुत जो है उसको प्रदूषित करती है। हमारे जो है घरों की गंदगी, जो तालाब की कुछ बात करते हैं, गांव गांव में तालाब जिस प्रकार से आजकल गंदे हो गए हैं, और घरों की गंदगी उसके अंदर जाती है, वो भी उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड किसने जिक्र किया है, आज जो जमीन को किस प्रकार से ओझ कर रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर जमीन प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होता है, उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। मर्द शरीर को कुछ जगह जो उसको करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, मैं आदरणीय यहाँ पर मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, स्टेट कंट्रोल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की हम बात करते हैं, या सेंट्रल जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये प्रैक्टिस में बात देखी गई है कि हमारे जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री जो है जो प्रदूषित करेगा जल को, उसके लिए हम लोगों ने सजा का प्रावधान किया है। लेकिन हमारे अधिकारी जिनकी कन्नाइवेंस है, हम लोगों का यहाँ पास के अंदर एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है, उसका पानी जिस प्रकार से, उसका डिस्चार्ज जिस प्रकार से जमीन के अंदर जाता है, इन पे भी हमको देखने की जरूरत है। कई बार डेटा जो फर्ज किए जाते हैं, इसको जो है हमको ध्यान, और इन ऐसे मैं लगता है कि हमारे इस कानून के अंदर इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात जो है बागपत की बात करना चाहता हूँ। हमारे हिंडन और कृष्णा नदी, आपको ये बात मालूम है, 6 जिलों के अंदर 122 गांव है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि इतना जो है, इतना ग्राउंड का जो वाटर इतना कंटामिनेटेड हो गया है, लोगों के अंदर अलग अलग तरह की बीमारी फैल रही है। उसके ऊपर वहां से जो है वहां के नलकूप जो जिसको बोलते हैं हैंडपंप उखाड़े जाए, वहां पर पर्याय व्यवस्था की जाए। इस पर भी हमको जो है ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आदरणीय एक मिनट कहकर अपनी बात कह देता हूँ, जितने भी प्रदूषण दुनिया में है,
सबसे बड़ा प्रदूषण अगर दुनिया के अंदर है, उसको मैं कहता हूं माइंड का पोल्यूशन है, मन का प्रदूषण। जी जी। और इसलिए तो गड़बड़ हुआ है। अरे 60 साल में उन्होंने जो उतना प्रदूषण किया है, 60 साल में जितना प्रदूषण किया, उसको भाई निकालने के लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब प्रदूषणों का इलाज करना चाहिए, लेकिन माइंड का प्रदूषण का सब कुछ इलाज करें। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी